ये कहानी एक ब्रूटल बिट्रेयल से शुरू होती है। अनसुहो, हमारा प्रोटैगनिस्ट, एक स्किल्ड सोर्समैन, घुटनों पर बैठा हुआ था उन लोगों के सामने जिन्हें कभी वो अपने कॉमरेड्स मानता था। उसका पूरा बॉडी कांप रहा था और उसकी एक आर्म पर क्लियरली पॉइजन के साइंस दिख रहे थे। वो जोर जोर से खांस रहा था, सांस भारी और अनइवन थी और उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा ये समझने में कि ये कोई नॉर्मल जहर नहीं था, ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक था, शायद जानलेवा। उसके सामने उसके दो टीममेट्स खड़े थे और मदद करने के बजाय वो हंस रहे थे, जोर जोर से हंस रहे थे। उन्हें उसे तड़पता देखकर सच में मजा आ रहा था। उनमें से एक, जो वॉरियर था, टॉन्ट करते हुए बोला कि सुहो को उनके प्लान में शामिल हो जाना चाहिए था। लेकिन सुहो ने एक अलग रास्ता चुना था। वो पब्लिक सर्वेंट के तौर पर अपनी ड्यूटी के प्रति लॉयल रहा, करप्शन के आगे झुकने के बजाय अपने मॉरल्स को जिद से पकड़े रहा। ये टीम अभी अभी नोटोरियस 5 डिजास्टर गेट्स में से एक को कॉन्कर करके आई थी, वही जगह जहां से खौफनाक मॉन्स्टर्स निकलते थे। लेकिन अब ये लोग उस गेट को खुला छोड़ना चाहते थे। वो काम खत्म नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि मॉन्स्टर्स पूरी तरह से वाइप आउट ना हो ताकि वो बार बार वापस आ सके, क्योंकि जब तक डेंजर रहेगा तब तक उनकी जॉब्स, उनका इन्फ्लुएंस और उनका स्टेटस बना रहेगा। मॉन्स्टर्स खत्म हुए तो स्पॉटलाइट भी चली जाएगी और उसके साथ उनकी पावर भी। सुहो को उनके साथ बिताया हर एक पल याद आ गया। वो सारे लाइफ थ्रेटनिंग बैटल्स जब वो साइड बाय साइड लड़े थे, जब उसने अपनी जान उन पर छोड़ दी थी, और अब वही लोग उसके सामने खड़े थे, बिना किसी रिमोर्स के उसे मरते हुए देख रहे थे। उन्होंने अपनी एक्शंस को जस्टिफाई किया ये कहकर के प्लान का विरोध सिर्फ सुहो ने किया था, बाकी सब रेडी थे। फिर आर्चर आगे आया और कैजुअली अपना हाथ बढ़ाकर सुहो को एक सेकंड चांस ऑफर किया। उसने कहा अगर सुहो उनकी साइड ज्वाइन कर ले तो वो उसे जिंदा छोड़ देंगे। लेकिन सुहो कोई बेवकूफ नहीं था। वो उन लोगों पर कैसे भरोसा करता जिन्होंने उसे जहर दिया था और पीछे खड़े होकर उसका दर्द एंजॉय किया था। वैसे भी वो महसूस कर सकता था, उसका बॉडी अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका था। जहर बहुत दूर तक फैल चुका था, इससे वापस आना पॉसिबल नहीं था, उसका बचना नामुमकिन था। लेकिन अगर वो जी नहीं सकता था तो एक काम तो कर ही सकता था, कम से कम इन गद्दारों में से एक को अपने साथ ले जा सकता था। ये सोचते ही सुहो ने अपनी बची कुची सारी एनर्जी इकट्ठी करनी शुरू कर दी। उसके अंदर से एक पावरफुल ऑरा फूट पड़ा, तीखा और ओवरवेलमिंग। ग्रुप के कुछ लोग तुरंत ही डर से जम गए, पीछे हटने लगे। लेकिन ग्रुप की एक औरत, जो बाकियों से भी ज्यादा डरी हुई थी, सबको शांत करने की कोशिश करने लगी। कहने लगी कि पैनिक नहीं करना चाहिए। आर्चर, जो क्लियरली अपना कंट्रोल खो रहा था, समझ गया कि सिचुएशन बहुत बुरी हो चुकी है। और तब सुहो मूव किया। एक ही स्विफ्ट मोशन में वो आगे झपटा। उसकी ब्लेड ने वॉरियर की आर्म काट दी और अगले ही सेकंड में उसने डार्क मेज वुमेन का सर डेडली प्रिसीजन के साथ अलग कर दिया। आर्चर मुश्किल से पीछे हट पाया, हीलर को घसीटे घसीटे ले जाते हुए। उनके चेहरों पर जो स्मग एरोगेंस थी वो पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उसकी जगह सिर्फ प्योर हॉरर था। हीलर ने जल्दी जल्दी घायल वॉरियर को बचाने की कोशिश की, डेस्परेट हीलिंग स्पेल्स कास्ट किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। शॉक में उसे एहसास हुआ कि वो उसे हील ही नहीं कर पा रही। उसकी नजर सुहो पर गई। उसने कुछ अजीब देखा, कुछ बहुत पावरफुल। सुहो अब सिर्फ एक मरता हुआ आदमी नहीं था, वो खुद विल पावर से भरा हुआ था। और सिर्फ वो ही नहीं, उसकी तलवार भी बदल चुकी थी। अब वो पूरी तरह से उसी अदम्य इच्छा से बनी हुई थी। उसे कहा जाता था इंटेंजिबल स्वॉर्ड, एक ऐसा वेपन जो सिर्फ डिटर्मिनेशन से जन्मा था। लेकिन इस पावर की एक कीमत थी। जो एनर्जी उसे खड़ा रखे हुए थी वो आखिरकार खत्म हो गई। सुहो की ताकत जवाब दे गई और उसका बॉडी ढह गया। वो लड़खड़ाया और पीछे की तरफ गिरता हुआ एक क्लिफ से नीचे चला गया। गहरी घाटियों में गिरता हुआ उनकी नजरों से गायब हो गया, अपने पीछे सिर्फ सन्नाटा छोड़कर। सुहो ने धीरे धीरे आंखें खोली और चारों तरफ के शोर शराबे की आवाज सुनी। लोग चिल्ला रहे थे, सायरन्स बज रही थी और दौड़ते हुए कदमों की आवाज आ रही थी। उसे एक फायर फाइटर उठाकर ले जा रहा था, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसका सर घूम रहा था, दिमाग भरा हुआ और कंफ्यूज था। सब कुछ अनरियल लग रहा था, जैसे कोई सपना या नाइटमेयर। फायर फाइटर भीड़ भरी पैनिक में डूबी सड़कों से होते हुए उसे एक डेजिग्नेटेड सेफ जोन की तरफ ले जा रहा था। सुहो पहले कुछ भी समझ नहीं पाया। आखिरी चीज जो उसे याद थी वो उसकी मौत थी। उसे पता था वो मर चुका था, तो फिर वो यहाँ कैसे था, जिंदा, कंफ्यूज्ड और रेस्क्यू हो रहा था। फिर अचानक उसे समझ आया। उसने अपने आसपास का सीन नोटिस किया। एक गेट खुल चुका था, एक प्रॉमिसिंग गेट। उसके कारण डंजन आउटब्रेक हो चुका था। मॉन्स्टर्स एरिया में भर गए थे, खासकर गॉब्लिन्स। दर्जनों गॉब्लिन्स शहर में दौड़ रहे थे, जो दिखे उस पर अटैक कर रहे थे। सुहो ने जमीन पर एक फेमिलियर साइन देखा, सिंडोरिन स्टेशन। तब सब क्लियर हो गया। ये वही स्टेशन था जो पहले भी एक सडन गेट आउटब्रेक में कंटैमिनेट हो चुका था। ये सब वो पहले देख चुका था। तभी हवा को काटता हुआ एक एरो आया
और उस फायर फाइटर को लग गया जो सूहो को ले जा रहा था। आदमी दर्द से चिल्लाया और गिर पड़ा और उसके साथ सूहो भी जमीन पर आ गिरा। गॉब्लिन्स करीब आ रहे थे। जख्मी होने के बावजूद फायर फाइटर ने सूहो को भागने को कहा, लेकिन सूहो हिला तक नहीं। भागने के बजाय उसकी नजर उस कुल्हाड़ी पर टिक गई जो फायर फाइटर के पास थी। बिना सोचे सूहो ने उसे उठाया, एम किया और पूरी ताकत से एक आते हुए गॉब्लिन पर फेंक दिया। वेपन हवा में घूमता हुआ गया और सीधा गॉब्लिन को लगा। एक ही हिट में वो गिर चुका था और उसी इंटेंस मोमेंट में सूहो के सामने कुछ अजीब सा दिखाई दिया। फ्लोटिंग टेक्स्ट, बिल्कुल डिजिटल डिस्प्ले जैसा। ये एक सिस्टम विंडो थी। उसने उसे उसके अवेकनिंग पर कॉन्ग्रेचुलेट किया। कुछ सेकंड्स तक वो बस उसे देखता रहा, स्टन्ड। ये बिल्कुल पहले जैसा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसे याद था। सिस्टम ने उससे पूछा कि वो कौन सी क्लास चूज करना चाहता है। रिफ्लेक्स में उसकी उंगली ऑलमोस्ट वॉरियर सिलेक्ट करने वाली थी। ये इंस्टिंक्ट था, लेकिन फिर वो रुक गया। नहीं, इस बार वो अपनी चॉइस डिले करेगा। सूहो ने अपना फोकस उन गॉब्लिन्स की तरफ घुमाया जो अब पागलों की तरह हंस रहे थे। उनकी चीखें पूरे बैटलफील्ड में गूंज रही थी। वो बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहे थे, जैसे जीत पहले से ही उनकी हो। लेकिन सूहो को कोई हंसी नहीं आ रही थी। एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किए वो सीधा होर्ड के अंदर कूद पड़ा। उसके मूवमेंट्स तीखे और एफर्टलेस थे। आते हुए अटैक्स के बीच में से ऐसे निकल रहा था जैसे वो सिर्फ हवा हो। एक गॉब्लिन जो साइड से स्नीक अटैक करना चाहता था, जैसे ही सूहो की आंखों से उसकी नजर मिली वहीं जम गया हॉरर से, क्योंकि उसके सामने सूहो ने वही कुल्हाड़ी वापस पकड़ ली थी जो उसने पहले फेंकी थी। गॉब्लिन ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसका चेहरा पूरे पैनिक में टेढ़ा हो गया। सच कहूं तो अगर गॉब्लिन्स पैंट पहनते तो वो वहीं मूत देता, लेकिन सूहो को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ ड्रामा के लिए नहीं था। क्रीचर चीखने से पहले ही सूहो ने एक क्लीन स्लैश में उसे काट दिया। वो यही नहीं रुका, जमीन से गॉब्लिन की स्वॉर्ड उठाई और आगे बढ़ता गया। उसे बिल्कुल पता था वो किस चीज का सामना कर रहा है। गॉब्लिन्स डरावने होते हैं, हाँ, लेकिन सिर्फ बिगिनर्स के लिए। उस जैसे वेटरन के लिए जिसने इससे कहीं ज्यादा भयानक चीजें देखी थी, ये कोई चैलेंज नहीं था। सूहो गॉब्लिन्स को एक के बाद एक काट रहा था। उसकी स्पीड और प्रिसीजन पहले से भी ज्यादा शार्प थी। कुछ ही मिनटों में गॉब्लिन्स की पूरी वेव कंप्लीटली वाइप आउट हो चुकी थी। इतनी जल्दी खत्म हुई कि लगभग इल्लीगल सा महसूस हो रहा था। जब धूल बैठ गई तो सूहो ने अपनी हाथ में पकड़ी तलवार की तरफ देखा। उसे एहसास हुआ कि वो कितनी आसानी से कंट्रोल से बाहर चला गया था। उस पल वो ना शांत था, ना कैलकुलेटिंग। वो सिर्फ इंस्टिंक्ट और इमोशन पर एक्ट कर रहा था। रॉ पावर काम आई थी, लेकिन उसे पता था कि ऐसे मोमेंट्स में ठंडा दिमाग भी उतना ही जरूरी होता है। और अगर वो गलत नहीं था तो उसे किसी वजह से पास्ट में वापस भेजा गया था। ये एक सेकंड चांस था, सब कुछ स्क्रैच से शुरू करने का मौका, और वो इसे वेस्ट नहीं होने देगा। तभी उसके सामने कई सिस्टम विंडोज पॉपअप हुई, उसे मल्टीपल सोर्ड्समैनशिप स्किल्स मास्टर करने पर कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए। इसी बीच उसका ध्यान पास खड़े फायर फाइटर पर गया जो उसे घूर रहा था, क्लियरली क्यूरियस। सूहो का लड़ने का तरीका अननोटिस्ड नहीं गया था। वो आदमी सोच रहा था कि क्या ये बंदा प्लेयर है। सूहो ने बस हल्का सा नॉड किया और वापस सिस्टम पर फोकस कर लिया। उसने अपनी क्लास सिलेक्शन का फैसला कर लिया था, वो हीलर बनेगा। डिसीजन लेते ही सूहो फायर फाइटर के पास गया और पोलाइटली पूछा कि क्या वो उसकी इंजरी देख सकता है। आदमी थोड़ा कंफ्यूज था। अभी कुछ पल पहले उसने सूहो को बचाया था और अब सूहो उसे हील करने की बात कर रहा था। लेकिन सूहो ने एक सेकंड भी हेजिटेट नहीं किया। उसने अपनी मैजिक हीलिंग लाइट एक्टिवेट की। स्पेल की गर्म रोशनी का असर तुरंत दिखने लगा। बहुत ही कम टाइम में जख्म पूरी तरह से भर गया। फायर फाइटर को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। सूहो हीलर कैसे हो सकता है, जबकि उसने अभी सूहो को पूरी गॉब्लिन वेव को ट्रेन की तरह काटते हुए देखा था। वो कुछ पूछ पाता उससे पहले ही एक और सिस्टम विंडो अपीयर हुई। अब वेपन सिलेक्ट करने का टाइम था। सूहो ने एक पल भी वेस्ट नहीं किया। उसे बिल्कुल पता था वो क्या चाहता है। उसने एक बिगिनर स्वॉर्ड चूज की, बिल्कुल वही जो उसने पहले यूज की थी, और आगे के गेट को चैलेंज करने की तैयारी शुरू कर दी। उसकी ये सडन डिटर्मिनेशन देखकर फायर फाइटर थोड़ा नर्वस बल्कि पैनिक हो गया। आगे का गेट कोई मजाक नहीं था, लेकिन सूहो के पास एक चीज थी जिस पर वो भरोसा कर सकता था। क्लास सिलेक्ट करने से पहले ही उसने स्वॉर्ड्समैनशिप टैलेंट अक्वायर कर लिया था। ये की डिटेल थी। इनेट टैलेंट पर बेस्ड स्किल्स प्लेयर चाहे कोई भी क्लास चूज करे यूज की जा सकती थी, और जैसे जैसे प्लेयर लेवल अप करता वैसे वैसे ये स्किल्स और क्लास स्किल्स दोनों इवॉल्व होती जाती और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जाती। सूहो को कुछ याद आया। इजाबेला का होली स्पिरिट हीलिंग लाइट का टॉप टियर अपग्रेड हुआ करता था। अगर उस वक्त उसके पास ऐसी पावर होती तो शायद सब कुछ अलग हो सकता था, लेकिन इस बार वो चीजें सही तरीके से करने वाला था। उसके पास एक क्लियर प्लान था। वो स्वॉर्ड्समैन और हीलर दोनों का रास्ता एक साथ चलेगा। और जैसे ही उसके दिमाग में अपने पुराने टीममेट्स के चेहरे आए, वो सब कमीने जिन्होंने उसे बिट्रे करके छोड़ दिया था, उसका रिजॉल्व और स्ट्रांग होता चला गया।
वो गेट के और पास आया, वही गेट जो उसकी पिछली जिंदगी में उसे लगभग मार चुका था। तब वो वीक था, बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं। पर अब जब स्वॉर्ड्समैनशिप के फंडामेंटल्स उसके पूरे वजूद में इंग्रेव हो चुके थे, उसे पता था कि वो इसे हैंडल कर सकता है। बिना किसी हेजिटेशन के वो आगे बढ़ा और सीधा गेट के अंदर स्टेप रख दिया। गेट के अंदर जाते ही वो खुद को एक डेंस शैडोई फॉरेस्ट के बीच खड़ा पाता है। ऑलमोस्ट तुरंत ही उसके सामने सिस्टम विंडो अपीयर होती है और एरिया का नाम डिस्प्ले होता है, ग्रीन रेड। नाम अजीब था, पर सोचने का टाइम नहीं था। थोड़ी देर चलने के बाद सूहो की नज़र फॉरेस्ट फ्लोर पर बिखरी हुई गॉब्लिन की लाशों पर पड़ती है। उनकी पोजीशन और एक्सप्रेशंस देखकर लगता था जैसे वो किसी ऐसी चीज से भाग रहे थे जो उनसे काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी। उनके ट्विस्टेड बॉडीज सिर्फ डिफीट नहीं बल्कि प्योर फियर को शो कर रहे थे। तभी सूहो के कान में पास से एक लो गटरल साउंड पड़ता है। वो सोर्स की तरफ देखता है और तुरंत समझ जाता है कि पीछे क्या है। दो बड़े हॉबगॉब्लिन्स अपने शिकार की लाश को घसीटते हुए आ रहे थे। ये वो वीक इरिटेटिंग गॉब्लिन्स नहीं थे जो उसने पहले देखे थे। हॉबगॉब्लिन्स बिल्कुल डिफरेंट लेवल के होते हैं, बिगर, मीनर और ज्यादा डेंजरस। जैसे ही उनकी नजर सूहो पर पड़ती है, उनकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। उनके लिए ह्यूमन मीट एक रेयर ट्रीट था। बिना रुके वो अपना पुराना शिकार साइड में फेंक देते हैं और अपने जैक्ड वेपन्स सूहो की तरफ पॉइंट कर देते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था, या वो गैस भी नहीं कर सकते थे कि जिसे वो प्रे समझ रहे हैं वो खुद एक प्रेडिटर है। पहला हॉबगॉब्लिन चार्ज करता है। ब्लेड तेजी से घूमता हुआ आता है, पर वो सिर्फ हवा को काट पाता है। सूहो क्लीनली डॉज कर लेता है। उसे पता था कि वो इन एनिमीज के लिए अंडर लेवल्ड है। उसका वेपन उनकी थिक स्किन को इजीली कट नहीं कर सकता था, पर उसे ब्रूट स्ट्रेंथ पर रिलाई करने की जरूरत भी नहीं थी। उसे एग्जैक्टली पता था कहां स्ट्राइक करना है। एक ही स्विफ्ट मोशन में वो सीधा पहले हॉबगॉब्लिन की आंख पर लंच करता है। अटैक परफेक्टली लैंड करता है। क्रीचर एक पियर्सिंग स्क्रीच निकालता है, इतनी लाउड कि जंगल की ट्रीज तक हिल जाते हैं। सॉफ्ट हार्टेड होने की वजह से सूहो उस मॉन्स्टर को मारकर उसकी पेन एंड कर देता है, पर असल में वो उसे इतनी जल्दी मारना नहीं चाहता था। उसका अटैक इतना इफेक्टिव हो गया कि वो एक हैबिचुअल मिस्टेक बन गई। वो फाइट से स्किल्स और एक्सपीरियंस लेना चाहता था, पर गलती से मॉन्स्टर को टू सून किल कर दिया। अब वो बचे हुए हॉबगॉब्लिन की तरफ घूमता है और डिसाइड करता है कि इस वाले का प्रॉपर यूज करेगा। दूसरा हॉबगॉब्लिन अपने फॉरेन कॉमरेड में गुस्से में रोर करता है और वाइल्ड स्विंग्स के साथ चार्ज करता है, पर सूहो बिल्कुल काम रहता है। वो फोकस करता है और हर अटैक को केयरफुल फुटवर्क के साथ डॉज करता रहता है। हॉबगॉब्लिन लेफ्ट फिर राइट स्लैश करता है, बिल्कुल बेकार घुमाता हुआ, पर एक भी हिट लैंड नहीं होता। इस दुनिया में सेम एक्शन को बार बार रिपीट करने से उससे रिलेटेड स्किल मिल सकती थी। सूहो ये बात जानता था। कुछ और अटैक से वेट करने के बाद उसके चेहरे पर एक छोटी सी ग्रिन आ जाती है। उसने डॉज स्किल ऑब्टेन कर ली थी, पर वो अभी डन नहीं था। अब उसका टारगेट था सेकंड स्किल। सूहो इनकमिंग स्ट्राइक्स को पैरी करना स्टार्ट करता है, बिल्कुल प्रिसाइज टाइमिंग के साथ। पैरिंग सिर्फ एक बेसिक मूव नहीं होता, इसकी रूट्स वेपन बेस्ड कॉम्बैट में डीप होती हैं और ये कई एडवांस स्किल्स का फाउंडेशन होता है। ये एसेंशियल था और सूहो इसे चाहता था। कुछ और सक्सेसफुल पैरीज के बाद सिस्टम फाइनली नोटिफाई करता है कि उसने पैरी स्किल गेन कर ली है। अनफॉर्चुनेटली तब तक हॉबगॉब्लिन थक चुका होता है। वो लड़खड़ाता है, हैवी ब्रीदिंग के साथ अपनी लिमिट पर पहुंच चुका होता है, और फिर पहले की तरह सूहो ने उसे भी पीस देता है, इस बार एक क्लीन बेहेडिंग के साथ। ये क्रूएल्टी नहीं थी, सिर्फ नेसेसिटी थी। अब दो फ्रेश स्किल्स के साथ वो और फाइट करने के लिए तैयार था। वो और मॉन्स्टर्स फेस करना चाहता था, बैटल के थ्रिल के लिए नहीं, बल्कि स्किल्स अर्न करने, एक्सपीरियंस गैदर करने और स्ट्रॉन्गर होने के लिए। गेट के बाहर वेटिंग हंटर्स के बीच एटमॉस्फियर टेंस और फ्रस्ट्रेटेड था। उन्हें पता चल चुका था कि किसी ने बिना परमिशन के उनके असाइंड गेट में एंट्री ले ली है। जैसे ही ये न्यूज स्प्रेड होती है, गालियां इधर उधर उड़ने लगती हैं। ज्यादा लोग गुस्से में थे और इसे डिसरिस्पेक्ट समझ रहे थे। कुछ लोग तो ऑलरेडी प्लान बना रहे थे कि जैसे ही वो मिस्ट्री इंट्रूडर बाहर निकले, उसे लेसन सिखाया जाए। इसी बीच गेट से थोड़ी दूर पर एक फायर फाइटर कुछ सूट पहने लोगों के साथ सीरियस कॉन्वर्सेशन में था। ये लोग हंटर एसोसिएशन से थे और स्पेसिफिकली सूवो नाम के हंटर के बारे में पूछ रहे थे। फायर फाइटर ने कुछ भी छुपाया नहीं और जो भी उसने देखा था सब बता दिया। उसके हिसाब से सूहो कोई ऑर्डिनरी हंटर नहीं था। उसने अकेले ही ज़ॉम्बीज के पूरे होड़ को वाइप आउट कर दिया था और केओस के बीच अपने वूंड्स को हील भी किया था। रिपोर्ट सुनते ही एक ऑफिसर विजिबली सरप्राइज हो जाता है। वो लेट नहीं आया था, फिर भी जब तक वो पहुंचा, गॉब्लिन्स ऑलरेडी कंप्लीटली वाइप्ड आउट थे, और ऊपर से जो रिस्पॉन्सिबल था वो सपोजिटली एक हीलर था। पहले तो उसने इसे ब्रश ऑफ कर दिया, बोलते हुए कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनके एक्सपीरियंस में हीलर्स के पास इतनी कॉम्बैट पावर नहीं होती। लेकिन अगर ये बंदा सच में गॉब्लिन गेट सोलो क्लियर कर गया था
तो उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर उसने ये कर दिखाया है तो उन्हें इसे रिक्रूट करना ही होगा। उधर सूहो फील्ड में बिजी था, लगातार हॉबगॉब्लिन्स हंट करता हुआ और एक के बाद एक एक्सपीरियंस पॉइंट्स कलेक्ट करता हुआ। वो फास्ट और एफिशिएंट मूव कर रहा था। वो आसानी से मल्टीपल हॉबगॉब्लिन्स के सिर एक साथ काट देता है। उसके अटैक्स क्लीन और कंट्रोल्ड थे। उसने जानबूझकर एक हॉबगॉब्लिन को जिंदा छोड़ दिया। सूहो की सिर्फ एक ग्लेयर ही काफी थी और वो मॉन्स्टर उसैन बोल्ट से भी तेज भाग पड़ा। ये बिल्कुल वही था जो सूहो शुरू से चाहता था। वो चाहता था कि वो भागे और अपनी काइंड को वापस लेकर आए। थोड़ी देर के ब्रेक के बाद सूहो अपना स्टेटस चेक करता है। जो हॉबगॉब्लिन्स उसने अभी हराए थे उनकी वजह से उसके स्टैट्स और स्किल्स काफी इंप्रूव हो चुके थे। आसपास पड़ी गॉब्लिन की लाशों को देखकर उसके दिमाग में एक और थॉट आता है। उन बॉडीज में अभी भी कुछ यूजफुल था, मैजिक स्टोन्स। ये डी ग्रेड मैजिक स्टोन्स थे, ज्यादा रेयर नहीं, पर एक स्टोन लगभग 50,000 का बिक सकता था। ये काफी बड़ी वजह थी। नॉर्मल कंडीशंस में वो इस काम में टाइम वेस्ट नहीं करता, पर इस वक्त उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन हंटर से ज्यादा बेगर जैसी थी, इसीलिए वो इन स्टोन्स को वेस्ट नहीं करने वाला था। वो एक एक करके फॉलन मॉन्स्टर्स से स्टोन्स निकालता है और सबको केयरफुली अपनी इन्वेंट्री में स्टोर कर लेता है। लूट कलेक्ट करने के बाद उसे जेन्युइनली सेटिस्फैक्शन फील होती है, पर जैसे ही वो थोड़ा रिलैक्स करने वाला होता है वो काम टूट जाता है। अचानक से प्योर किलिंग इंटेंट की एक वेव उस पर दीवार की तरह आकर लगती है। जैसे ही वो सामने देखता है लगभग 30 हॉबगॉब्लिन्स उसकी तरफ अप्रोच कर रहे होते हैं। उनके आगे वही मॉन्स्टर होता है जिसे उसने पहले छोड़ दिया था। अब कंफर्मेशन मिलते ही पूरा ग्रुप एक साथ सूहो पर चार्ज कर देता है, लेकिन सूहो पैनिक नहीं करता। उल्टा वो एक निंजा की तरह हवा में लीप करता है, ट्रेन्ड असैसिन की स्पीड और प्रिसिशन के साथ। कुछ ही मोमेंट्स में कई हॉबगॉब्लिन्स ऑलरेडी गिर चुके होते हैं, उनके हेड्स जमीन पर रोल कर रहे होते हैं। उसके मूवमेंट्स शार्प और एफर्टलेस थे, जैसे मक्खन काट रहा हो। तभी सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि वो लेवल अप हो गया है। नए स्टैट पॉइंट्स उसके प्रोफाइल में ऐड होते हैं जो उसे पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग बना देते हैं। अब पावर अप मिल चुकी बिला और काफी एक्सपीरियंस भी गेन हो चुका था, इसलिए सूहो डिसाइड करता है कि अब चीजों को और ड्रैग करने का कोई मतलब नहीं, ये खत्म करने का टाइम आ गया था। वो सीधा एनिमीज के मॉब में घुस जाता है, हर डायरेक्शन में स्लैशेस करता हुआ पूरे होर्ड को रूथलेस एफिशिएंसी के साथ क्लियर कर देता है। एक मोमेंट पर एक हॉबगॉब्लिन सीधा उस पर चार्ज करता है स्ट्राइक करने के लिए, पर डर के बजाय सूहो के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ जाती है। वो बिल्कुल वरिड नहीं था, अगर कुछ था तो वो पहले से भी ज्यादा थ्रिल्ड लग रहा था। इस गेट का बॉस मॉन्स्टर एक चीफ हॉबगॉब्लिन था और वो लेवल 20 एनिमी था। बॉस होने के नाते वो सबसे पहले चार्ज करता है, अटैक लैंड करने की कोशिश करता है पर बुरी तरह फेल हो जाता है। उसके तुरंत बाद छोटे मॉन्स्टर्स का एक ग्रुप पीछे से स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है, पर सूहो बिना पूरी तरह घूमे ही इंस्टेंट रिएक्ट करता है और सबको आसानी से काट देता है। तभी बॉस मॉन्स्टर टैक्टिक्स चेंज करता है और अपनी स्किल यूज करता है, फियर। ये फियर स्किल खतरनाक होती है, ये टारगेट को पैरालाइज कर देती है और इसे पूरे टेरर की स्टेट में ढकेल देती है। स्किल लेवल जितना हाई, इफेक्ट उतना स्ट्रांग, और क्योंकि ये बॉस मॉन्स्टर था इसीलिए लो लेवल गेट के अंदर भी इतनी पावरफुल मेंटल टाइप स्किल पॉसिबल थी। असली प्रॉब्लम ये थी कि सूहो के पास कोई ऐसा गियर या स्किल नहीं था जो उसके माइंड को प्रोटेक्ट कर सके या मेंटल अटैक्स रेजिस्ट कर सके। इस वक्त उसके पास डायरेक्टली काउंटर करने का कोई तरीका नहीं था। बॉस ने इसे फाइट फिनिश करने का चांस समझा और विक्ट्री क्लेम करने के लिए चार्ज कर दिया। लेकिन बॉस को यह नहीं पता था कि सूहो कोई रुकी नहीं है, वो एक वेटरन हंटर है जो इससे भी काफी वर्स सिचुएशंस देख चुका है। बिना किसी हेजिटेशन के सूहो अपनी ब्लेड को लेफ्ट हैंड से और टाइट पकड़ता है और जानबूझकर खुद को कट कर लेता है। तेज दर्द उसे फियर इंड्यूस्ड पैरालिसिस से बाहर खींच लेता है। जैसे ही उसका दिमाग क्लियर होता है वो बॉस की इनकमिंग स्ट्राइक को पैरी कर देता है। फिर बॉस पर तुरंत फोकस करने के बजाय सूहो एक क्विक डिसीजन लेता है। वो पहले छोटे मॉन्स्टर्स की तरफ ध्यान देता है। कुछ ही सेकंड्स में वो पूरे बैटलफील्ड में मूव करता है और एक एक करके सबको काट देता है। सिर्फ कुछ ही पलों में वो गेट के अंदर के सारे हॉबगोब्लिन्स वाइप आउट कर देता है और पीछे सिर्फ बॉस को छोड़ देता है। बॉस से वापस भिड़ने से पहले वो अपने लेफ्ट आर्म की वूंड को हील करता है। अब डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो चुकी थीं और उसका बॉडी भी रेडी था। अब सिर्फ वो और बॉस बचे थे, 1-on-1, कोई इंटरप्शन नहीं। मॉन्स्टर के चेहरे से ही क्लियर था कि अब उसका कॉन्फिडेंस पहले जैसा नहीं रहा। दोनों के बीच फाइट शुरू हो चुकी थी, ब्लो के बदले ब्लो चल रहे थे। सूहो पूरी जान लगा रहा था, डिटर्मिनेशन के साथ अपनी तलवार चला रहा था, लेकिन अपने कंपैरेटिवली लो लेवल की वजह से उसके अटैक्स मॉन्स्टर को कोई सीरियस डैमेज नहीं दे पा रहे थे। धीरे धीरे ये बात क्लियर हो गई कि सीधा सामने से लड़ना काम नहीं करेगा। ये समझते ही सूहो ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। अंधाधुंध अटैक करने के बजाय उसने सीधा मॉन्स्टर की थाई में तलवार घुसा दी, एक वीक स्पॉट को टारगेट करते हुए, ताकि उसकी मूवमेंट स्लो हो जाए। इसके रिस्पॉन्स में मॉन्स्टर ने फिर से अपनी फियर स्किल एक्टिवेट की, ये सोचकर कि सूहो को पैरालाइज करके अपर हैंड ले लेगा, लेकिन इस बार वो काम नहीं आई।
जब कोई एक बार अपने डर को पार कर लेता है तो डर का असर टूट जाता है, और सूहो पहले ही इसे फेस करके जीत चुका था। अब जब वो फियर से अफेक्ट नहीं हो रहा था, सूहो ने सारे अटैक्स उसी एक जगह पर फोकस कर दिए। वो बार बार इंजर्ड थाई पर स्लैश करता रहा, उस वीकनेस को रिलेंटलेसली एक्सप्लॉइट करता हुआ। कुछ और प्रिसाइज और पावरफुल हिट्स के बाद बॉस मॉन्स्टर आखिरकार जमीन पर गिर पड़ा, मुश्किल से जिंदा, क्लियरली मौत के किनारे। लेकिन सूहो अभी खत्म नहीं हुआ था। फाइनल ब्लो देने के बजाय उसने अचानक अपनी हीलिंग लाइट यूज की, जो नॉर्मली हेल्थ रिस्टोर करने के काम आती है, और उससे मॉन्स्टर को हील कर दिया। क्रीचर जो पहले ही कंफ्यूज्ड और आधा मरा हुआ था, अब पूरी तरह से हिल गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस इंसान ने उसे लगभग मार दिया, वही अब उसे हील क्यों कर रहा है। उधर सूहो के लिए ये मोमेंट खुशी का था। उसे रियलाइज हो गया था कि वो इस फाइट को लंबा खींच सकता है। बार बार अटैक करके और फिर हील करके वो मॉन्स्टर को ट्रेनिंग टूल की तरह यूज कर सकता था। कुछ टाइम तक ये अजीब साइकिल चलता रहा, अटैक, इंजर, हील, रिपीट, और हर राउंड के साथ सूहो और स्ट्रांग होता गया। उसकी स्किल्स स्टेडीली इंप्रूव होती रहीं और आखिरकार उनमें से कई ए और बी रैंक तक अपग्रेड हो गईं। उधर बॉस मॉन्स्टर, जो कभी प्राउड और टेरिफाइंग था, अब सिर्फ प्योर फियर से भरा हुआ था। वो सूहो की तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अब जब सूहो ने इस जगह से जो सीखना था वो सब सीख लिया, तो और कुछ गेन करने को बचा नहीं था। इस ट्रायल में मॉन्स्टर का रोल खत्म हो चुका था, उसका पर्पस पूरा हो गया था। शांत एक्सप्रेशन के साथ सूहो ने बिना किसी हेजिटेशन के मॉन्स्टर का सिर काट दिया, और बस इसी के साथ गेट कॉन्कर हो चुका था। सूहो विक्टोरियस खड़ा था। उसे गेट का MVP डिक्लेयर किया गया और बाकी सब के ऊपर बोनस एक्सपीरियंस भी मिला। उसका लेवल अब 10 तक पहुंच चुका था, जो किसी भी हंटर के लिए एक बड़ा माइलस्टोन होता है। उसकी हीलिंग स्किल, हीलिंग लाइट को भी अपग्रेड मिला और वो E रैंक पर पहुंच गई। इसके साथ ही उसे एक नई स्किल मिली, क्योर। अभी ये शायद ज्यादा बड़ी बात ना लगे, लेकिन अगर इसी स्पीड से उसकी स्किल्स डेवलप होती रहीं तो आगे चलकर वो 10,000 तरह के पॉइजन्स तक न्यूट्रलाइज कर सके तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। ये सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन आगे का रास्ता क्लियरली प्रॉमिसिंग था। सब कुछ रैप अप हो चुका था और अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया था। सूहो ने गेट के एग्जिट की तरफ रुख किया। बाहर एटमॉस्फेयर टेंस था, गेट हल्का सा कांप रहा था और लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। गेट क्लियर हो गया क्या? और फिर किसी को और गेस करने का मौका मिलता उससे पहले ही सूहो बाहर आ गया। वो शांत और कॉन्फिडेंट चल रहा था, जैसे पीछे का कियोस उसके लिए कोई मायने ना रखता हो। उसके चेहरे पर ना थकान थी, न डिस्कम्फर्ट, सिर्फ काम कंपोजर। आसपास के लोग उसे घूरने लगे, समझने की कोशिश करते हुए कि ये बंदा कौन है और इसने गेट के अंदर आखिर किया क्या है। और सूहो ने एक्सप्लेन करने की जरा भी कोशिश नहीं की। उसने उनकी क्यूरियोसिटी को बढ़ने दिया। कुछ ही देर में कई गिल्ड्स के लोग भागते हुए आ गए। सब उस मिस्टीरियस आदमी को ढूंढने आए थे जिसने अकेले गेट कॉन्कर कर लिया था। लेकिन सूहो ने हर ऑफर, हर स्काउट, हर इन्विटेशन को इग्नोर कर दिया। उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सबके पास से सीधा आगे बढ़ा और एक फॉर्मल सूट पहने हुए आदमी के सामने जाकर रुका। शांत और कॉन्फिडेंट टोन में सूहो ने उसे ग्रीट किया। यह आदमी कोई ऑर्डिनरी ऑफिशियल नहीं था। ये साउथ कोरियन हंटर एसोसिएशन का टीम लीडर था, योंग चरोलिन। और उसके चेहरे पर जो कंफ्यूजन था, उससे क्लियर था कि वो गेट कॉन्कर करने वाले इंसान से इस तरह मिलने की एक्सपेक्टेशन में बिल्कुल नहीं था। सीन शिफ्ट होता है साउथ कोरियन हंटर एसोसिएशन के अंदर, जहां टीम लीडर योंग और सूहो एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। सरफेस पर यह नॉर्मल रजिस्ट्रेशन मीटिंग लग रही थी, लेकिन चुलमन का दिमाग कहीं और ही अटका हुआ था। उसके थॉट्स बार बार उनकी पहली मुलाकात की तरफ जा रहे थे। उसे याद आया कैसे दोनों कैजुअली हाथ मिला रहे थे और सूहो ने कैसे कहा था कि वो ऑलरेडी हंटर एसोसिएशन जा रहा है। पहले चुलमन ने अज्यूम किया था कि ये बस लाइसेंस रिन्यूअल के लिए होगा, जो एक्सपीरियंस्ड हंटर्स अक्सर करते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, ये क्लियर हो गया कि सूहो इनिशियल रजिस्ट्रेशन के लिए आया है। ये बात चुलमन को ऑफ गार्ड पकड़ गई। वो अभी तक ये प्रोसेस ही कर रहा था कि कैसे सूहो जैसा बंदा, जो हीलर के रूप में रजिस्टर्ड है, अकेले पूरा गेट क्लियर कर सकता है। और ऊपर से सूहो का बिहेवियर बिल्कुल शांत, कैजुअल, स्नैक्स चबाते हुए, जैसे ये कोई नॉर्मल दिन हो। चुलमन ने उसके एप्टीट्यूड टेस्ट रिजल्ट्स को बार बार देखा। स्टेटिस्टिकली सूहो ज्यादा हीलर से वॉरियर लग रहा था। नंबर्स झूठ नहीं बोलते। उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ थी, कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स थे, और वो कंपोजर था जो नॉर्मली फ्रंट लाइन फाइटर्स में होता है। ये सब सेंस नहीं बना रहा था। जब चुलमन अपने ख्यालों में खोया हुआ था, तब सूहो ने पूछकर उसे वापस प्रेजेंट में खींच लिया कि क्या कोई प्रॉब्लम है। चुलमन होश में आया और फिर रूटीन क्वेश्चंस पूछने लगा, बैकग्राउंड, एजुकेशन वगैरह। और तब और पीसेस कनेक्ट होने लगे। पता चला कि सूहो कॉलेज ड्रॉप आउट था। वो फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहा था, फिर छोड़ दिया। उस डिपार्टमेंट के ज्यादातर स्टूडेंट्स हंटर फील्ड में आते वक्त वॉरियर या आर्चर जैसे कॉम्बैट क्लासेस चूज करते हैं, लेकिन सूहो ने अलग रास्ता चुना। उसने हीलर क्लास ली और रीजन सिंपल था, उसे लड़ना पसंद नहीं था।
फिर उसने गेट के अंदर क्या हुआ वो एक्सप्लेन किया, बिल्कुल सीधे, ऑलमोस्ट डिटैच तरीके से। उसने एक इंपॉर्टेंट डिटेल छोड़ दी, ये बात कि सब कुछ उसके लिए बहुत ही आसान था। उसने बस इतना कहा कि वो सरवाइव करने के लिए लड़ा और बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन जैसे ही सूहो ने कैजुअली चीफ हॉबगॉब्लिन का मेंशन किया, चुलमन एकदम स्टिफ हो गया। कुछ था जो उसे सही नहीं लग रहा था। चीफ हॉबगॉब्लिन्स वाले गेट्स इजी नहीं होते, ये बात नोन थी। सूहो ने उसकी डिस्कम्फर्ट नोटिस की और शांति से अपना इन्वेंट्री ओपन किया। अगले ही पल उसने गेट से कलेक्ट किया हुआ सारा लूट टेबल पर गिरा दिया। हेवी थड के साथ आइटम्स गिरे और चुलमन पूरी तरह से शॉक हो गया। उसकी आंखें फैल गईं और एक पल के लिए वो ऑलमोस्ट पैनिक कर गया। ये वही मैजिक क्रिस्टल्स थे जो सूहो ने हॉबगॉब्लिन से निकाले थे। छोटे वाले नॉर्मल हॉबगॉब्लिन्स के थे और एक बड़ा ज्यादा रिफाइंड क्रिस्टल हॉबगॉब्लिन चीफ का था। क्योंकि सूहो को उनकी एग्जैक्ट वैल्यू का आइडिया नहीं था, उसने पोलाइटली टीम लीडर से पूछा कि क्या वो इन्हें प्रोसेस करवा सकते हैं। कंपोज्ड रहने की पूरी कोशिश के बावजूद चुलमन की नजर लूट से हट ही नहीं रही थी। ये एक अच्छा हॉल था। खुद को संभालते हुए चुलमन ने सूहो की तरफ सीरियसली देखा और पूछा कि क्या वो सच में हंटर बनना चाहता है। सूहो ने सिर्फ नॉट किया और उस एक सिंपल अग्रीमेंट से टीम लीडर की आंखों में रियल एक्साइटमेंट आ गई। फिर भी खुद को शांत रखते हुए चुलमन ने पूछा कि क्या ये डिसीजन इंपल्स में लिया गया है। सूहो ने हल्की सी स्माइल के साथ जवाब दिया, नहीं, ये बिल्कुल इंपल्सिव नहीं है। चुलमन अभी इसी आंसर की खुशी में ही था कि सूहो ने टोन थोड़ा बदला और अपनी असली वजह बतानी शुरू कर दी। ये पावर या पैसे के लिए नहीं था, ये पर्सनल था। उसे मॉन्स्टर से नफरत थी और उन गेट से भी जहां से वो आते थे। बचपन में एक गेट शॉक के दौरान उसने अपनी पूरी फैमिली खो दी थी। उसके बाद वो अकेला ऑर्फनेज में बड़ा हुआ। शुरू में उसे लगा कि मॉन्स्टर्स को मारना उसके अंदर की फ्रस्ट्रेशन और दर्द को कम कर देगा, लेकिन चाहे उसने कितने भी मॉन्स्टर्स मार लिए, उसके सीने का बोझ कभी हल्का नहीं हुआ। तब उसने एक डिसीजन लिया। वो पास्ट को बदल नहीं सकता था, लेकिन फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने का चॉइस उसके पास था। वो नहीं चाहता था कि कोई और भी वही दर्द झेले जो उसने झेला था। वो रिवेंज के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सेफ्टी के लिए लड़ना चाहता था। इसलिए उसने हंटर बनने का फैसला किया, किसी गिल्ड के लिए नहीं, बल्कि साउथ कोरियन हंटर एसोसिएशन के लिए। चुलमन इस रवाब से सच में इंप्रेस हो गया, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ साथ उसे डाउन साइड भी बताना जरूरी लगा। उसने ऑनेस्टली बताया कि हंटर एसोसिएशन का पे स्केल प्राइवेट गिल्ड्स के कंपैरिजन में काफी कम होता है। लेकिन सूहो बिल्कुल भी बॉदर नहीं लगा। जब तक उसे मल्टीपल गेट्स का फ्री एक्सेस मिले, उनमें प्रायोरिटी एंट्री हो और क्रिमिनल हंटर्स को पनिश करने का अथॉरिटी मिले, उसके लिए ये काफी था। चुलमन को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। रियलिटी ये है कि हंटर एसोसिएशन के पास टेक्निकली गेट प्रायोरिटी होती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में वो राइट्स प्राइवेट गिल्ड्स को ऑक्शन कर देते हैं। रीजन सिंपल है, कोई भी ऑफिशियल छोटी गवर्नमेंट सैलरी के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगाना चाहता। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि वो लोगों की मदद के लिए ज्वाइन करते हैं, लेकिन असल में वो सेफ और स्टेबल पोजीशंस चाहते हैं जहां बिना गेट में घुसे क्वाइटली कमा सकें। इसीलिए लोग फील्ड ड्यूटी के बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स एम करते हैं। लेकिन चुलमन की नजर में सूहो अलग था। वो कंफर्ट या सेफ्टी चेज नहीं कर रहा था। वो एक रेयर टाइप था, एक ट्रू पेट्रियट जो फ्रंट लाइन पर रहकर लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता था। एक ऐसा बंदा जो सच में सिविल सर्विस पर विश्वास करता था। खुशी इतनी ओवरवेलमिंग थी कि एक पल के लिए चुलमन को चक्कर सा आ गया, लेकिन वो तुरंत संभल गया और मैजिक क्रिस्टल्स के काम पर वापस आ गया। अब ऑफिशियल हंटर एग्जाम देने के लिए पहले एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करना होता है, जिसमें रिटन और प्रैक्टिकल दोनों होते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस साल का रजिस्ट्रेशन पीरियड ऑलरेडी खत्म हो चुका था और एग्जाम कल शेड्यूल था। लेकिन फॉर्चुनेटली सूहो के साथ भाई चुलमन था। क्योंकि सूहो ने अकेले पूरा गेट कॉन्कर किया था, चांसेस थे कि हायर अप से स्पेशल अप्रूवल मिल जाएगा। ये पार्ट प्रॉब्लम नहीं था। जो चीज चुलमन को चिंता में डाल रही थी वो रिटन टेस्ट था। सिर्फ एक दिन की प्रिपरेशन के साथ उसे क्लियर करना नॉर्मल इंसान के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन सूहो बीइंग सूहो कॉन्फिडेंट था। उसके लिए अगर मौका मिलता है तो ले लेना चाहिए, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, हमारा बंदा इस वक्त प्रैक्टिकली एक भिखारी था। उसके पास एग्जाम रजिस्ट्रेशन फी देने तक के पैसे नहीं थे। अपनी ईगो को निगलकर उसने पूछ ही लिया कि क्या टीम लीडर चुलमन उसके लिए मैजिक क्रिस्टल्स का काम संभाल सकते हैं। और चुलमन, जैसे वो हमेशा से डिपेंडेबल रहा है, बिना एक पल सोचे ये जिम्मेदारी ले लेता है। इस वक्त सूहो जिस पर पूरी तरह से भरोसा कर सकता था, वो सिर्फ उसका बड़ा भाई चुलमन था, और इस बात के लिए वो दिल से शुक्रगुजार था। कुछ वक्त बाद सारे एप्टीट्यूड टेस्ट्स कंप्लीट हो गए। टीम लीडर चुलमन ने फिर सूहो को वो पैसे ट्रांसफर कर दिए जो क्रिस्टल्स बेचकर मिले थे। अगले कट में सूहो ऐसे चुलमन के खाने पर टूट पड़ा जैसे वो जगह उसकी ही हो। मैजिक क्रिस्टल्स की वजह से उसे 3 मिलियन मिले थे, और ऊपर से सिविल सर्वेंट हंटर के तौर पर रजिस्टर होने की वजह से उसे कुछ टैक्स एग्जेम्पशन बेनिफिट्स भी मिले। फिर भी ये उसके लिए काफी नहीं था। उसकी एक और रिक्वेस्ट थी। उसने सुना था कि एसोसिएशन के पास एक लाइब्रेरी है और वो कल के रिटन टेस्ट के लिए थोड़ी क्रैमिंग करना चाहता था। उसने पोलाइटली पूछा कि क्या टीम लीडर उसे एक्सेस दे सकते हैं।
और नेचुरली चूलमन ने मुस्कुराते हुए हाँ कह दी। उसने खुद सूहो को लाइब्रेरी तक का रास्ता दिखाया और कहा कि एंट्री के लिए एम्प्लॉय कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अलग होते वक्त चूलमन ने उसे एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक विश किया। सूहो चुपचाप उसे जाते हुए देखता रहा, सोचते हुए कि उसका भाई अभी भी कितना काइंड और रिलायबल है। अंदर ही अंदर उसे पता था कि एक दिन चूलमन जरूर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनेगा। चूलमन के जाने के बाद सूहो ने अपना ध्यान वापस लाइब्रेरी पर लगा दिया। उसका गोल बिल्कुल क्लियर था, अपनी पिछली जिंदगी से जुड़ी कोई चीज ढूंढना। उसे याद थे कुछ बड़े इवेंट्स जो पूरे रीजन्स को हिला देने वाले थे, लेकिन डिटेल्स हमेशा धुंधली सी रहती थी। इंसानी दिमाग लाइफ टाइम्स के बीच मेमोरीज संभाल कर रखने के लिए बना ही नहीं होता, और वो भी कोई एक्सेप्शन नहीं था। फिर भी कहीं ना कहीं इसी जगह पर एक की थी, नॉलेज का कोई टुकड़ा या कोई स्किल जो उसे बहुत चाहिए थी। थोड़ी और छानबीन के बाद सूहो को कुछ अजीब मिला। एक बहुत बड़ी एंशिएंट लुकिंग बुक, इतनी मोटी कि किसी शेल्फ में फिट ही नहीं हो रही थी। क्यूरियोसिटी में उसने उसे उठाया। जैसे ही उसने बुक खोली, सिस्टम ने एक अजीब सा मैसेज भेजा। ये बुक इस दुनिया की नहीं थी, और इसे यूज करने का एक स्पेशल तरीका भी था, सिर्फ पढ़ने से ज्यादा कुछ था। और सूहो समझ गया। बिना एक सेकंड सोचे उसने बुक को आरपीजी कैरेक्टर की तरह अपने सिर के ऊपर उठाया, एक हिडन क्वेस्ट ट्रिगर करते हुए। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वो पूरा क्लाउन बन गया हो। कुछ भी नहीं हो रहा था। उसके हाथ थकने लगे, फ्रस्ट्रेशन तेज हो गई, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि यही इसे एक्टिवेट करने का तरीका है। फिर जब वो बुक को गाली देने ही वाला था, सिस्टम ने दोबारा बात की। बुक लाइब्रेरी ऑफ मेमोरीज उसकी कहानी में इंटरेस्ट ले रही थी, और तब मैजिक शुरू हुआ। बुक चमकने लगी, रियलिटी शिफ्ट हुई, और एक पल में सूहो उस डस्टी रूम में नहीं रहा। अब वो एक मैसिव अदर वर्ल्डली ट्री के सामने खड़ा था। उसकी जड़ें चमकती हुई पत्थर में धंसी हुई थीं, और शाखाएं एक ऐसे आसमान में फैली हुई थीं जो रियल ही नहीं लग रहा था। एक स्पाइरल स्टेयरकेस उसके इर्द गिर्द लिपटी हुई ऊपर अननोन की तरफ जा रही थी। यही थी लाइब्रेरी ऑफ मेमोरीज। यहां रिवील होता है कि लाइब्रेरी ऑफ मेमोरीज अपने यूजर को ये एबिलिटी देती है कि वो जो कुछ भी कभी देखा या सुना हो सब कुछ याद रख सके, चाहे वो दर्दनाक या ट्रॉमेटिक ही क्यों ना हो। नॉर्मली इंसानी दिमाग भूलकर कोप करता है, लेकिन जैसे ही ये एबिलिटी मिल जाती है, यूजर फ्लॉलेस मेमोरी के बोझ के साथ जीता है। इस स्किल का ओरिजिनल ओनर हेक्सागन गिल्ड का मैनेजर था, जो पहले कोरियन हंटर एसोसिएशन का एम्प्लॉय रह चुका था। करियर चेंज के लिए लाइब्रेरी में पढ़ाई करते वक्त उसने गलती से ये एबिलिटी गेन कर ली, बस इसलिए क्योंकि पेट के बल लेटना अनकंफर्टेबल था और उसने बुक को पिलो बना लिया था। सूहो सोचता है कि वो कितना लकी था जो उसे ऐसी स्किल मिल गई, और उसका शुक्रिया महसूस करता है कि उसने उसके बारे में बताया। वो फ्यूचर में उसे एक मील ट्रीट करने का प्लान भी बनाता है। फिर सिस्टम विंडो सूहो को प्रॉम्प्ट करती है कि वो अपनी कहानी लाइब्रेरी ऑफ मेमोरीज को डोनेट करे। वो सोचता है कि ये एबिलिटी असल में कितनी पावरफुल है। ये उसे उसकी सारी मेमोरीज रिस्टोर करने में मदद कर सकती है, खासकर जब इंसानी यादें वक्त के साथ फेड और डिस्टॉर्ट हो जाती हैं। इसकी वैल्यू समझते हुए वो डिसाइड करता है कि इस स्किल को पाना जरूरी है ताकि हर डिटेल प्रिसीजन के साथ रिटेन हो सके। एक मैसेज अपीयर होता है जो कंफर्म करता है कि उसकी स्टोरी एक्सेप्ट हो गई है। अचानक एक तेज हवा उसके इर्द गिर्द घूमने लगती है, और सिस्टम अनाउंस करता है कि लाइब्रेरी ऑफ मेमोरीज अब उसके एक्सपीरियंसेस को एक्सेस और रिकॉर्ड कर रही है। सूहो हवा में तैरने लगता है, चमकते हुए टेक्स्ट से घिर जाता है। जैसे ही बुक के ऊपर एक डायग्राम मटीरियलाइज होता है, एक और मैसेज आता है, बताते हुए कि लाइब्रेरी ऑफ मेमोरीज ऑफिशियली ओपन हो चुकी है। ये जो कुछ भी उसने देखा या सुना है सब स्टोर करेगी, जब चाहे एक्सेस देने के साथ साथ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सजेस्ट भी करेगी। सूहो अपने हाथ को देखता है, महसूस करता है कि रिकॉर्डिंग प्रोसेस थोड़ा ऑफ लग रहा है, शायद इसलिए क्योंकि ये पूरी जगह ही एक इल्यूजन है। अब जब उसके पास ये स्किल आ चुकी थी, सूहो ने इसे टेस्ट करने का फैसला किया। वो आंखें बंद करता है और एक पिछली बैटल को याद करता है। वहां वो खुद को गंभीर रूप से जख्मी देखता है। वो पल पूरी इंटेंसिटी के साथ वापस आ जाता है। इमोशंस एक साथ उभर आते हैं और उसके अंदर गुस्सा फिर से भड़क उठता है, ये कंफर्म करते हुए कि मेमोरीज कितनी क्लियर हैं। वो उन लोगों को देखता है जिन्होंने उसे धोखा दिया था, जिन्हें अब वो सेल्फिश कावर्ड्स के रूप में पहचान चुका था, जिन्होंने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए गेट सील करना डिले किया था। वो कसम खाता है कि वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा और ना ही भूलेगा। उसकी कॉन्शियसनेस अनेक सिस्टम विंडोज के बीच तैरती रहती है। ये मेमोरी उसे हिला देती है और वो विश करता है कि काश उसने कुछ कम दर्दनाक चीज रिकॉल की होती। तभी अचानक एक सिस्टम विंडो में एक शॉकिंग नोटिफिकेशन दिखाई देता है। उसे और स्ट्रांग बनने का मौका दिया जा रहा है। रेल्म ऑफ द ट्रांसेंडेंट तक पहुंचने वाला पहला इंसान होने के नाते सिस्टम प्लेयर अनसूहो के लिए रीबूट होने का अनाउंस करता है। वो बोल भी नहीं पाता जब उसके इर्द गिर्द की दुनिया नॉर्मल हो जाती है। उसके दिमाग में एक थॉट आता है, क्या सिस्टम ने उसे सच में टाइम में पीछे भेजा है? उसे याद आता है कि वो एक बार डिवाइन स्वॉर्ड के साथ यूनिटी की स्टेट तक पहुंच गया था और पहली एसएस रैंक की स्किल हासिल की थी, लेकिन अब ट्रांसेंडेंस तक पहुंचने वाले पहले होने के नाते उसे एक नया मौका दिया जा रहा है।
ऐसा मौका जो किसी ने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। सूहो धीरे धीरे समझने लगता है कि उसका पास्ट में वापस आना शायद सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था। अगले ही पल वो टैक्सी से एक जगह पर पहुंचता है। गाड़ी से उतरते हुए वो सोचता है कि ये सेकंड चांस कितना मीनिंगफुल है। अब उसके पास मौका है उन डिजास्टर्स को रोकने का जो कभी उसकी जिंदगी बर्बाद कर चुके थे, और अनप्रिडिक्टेबल गेट्स को हैंडल करने का जिन्होंने अनेक जानें ली थीं। वो डिसाइड करता है कि इस बार गेट्स को पहले से भी तेजी से टैकल करेगा। हर सेकंड के इंपॉर्टेंस को याद रखते हुए वो आगे बढ़ता है। जल्द ही वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने पहुंचता है। उसके सामने खड़े होकर वो उसके शेयर साइज से इंप्रेस हो जाता है और मानता है कि ये देश की सबसे बड़ी प्राइवेट हंटर एकेडमी है। वो इसे अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए पैसा कमाने की एक अच्छी जगह भी मानता है। पक्के इरादे के साथ वो अंदर चला जाता है। एक चेयरफुल रिसेप्शनिस्ट उसे ग्रीट करती है और विजिट का रीजन पूछती है। सूहो जवाब देता है कि वो डायरेक्टर किम से मिलना चाहता है। रिसेप्शनिस्ट हैरान होकर पूछती है कि क्या उसका अपॉइंटमेंट है। सूहो मना करता है, लेकिन कहता है कि बात इंपॉर्टेंट है। वो बस इतना कहता है, सिंड्रोम स्टेशन प्री कैटास्ट्रोफी गेट का सोलो कॉन्करर यहां आया है। सीन शिफ्ट होता है डायरेक्टर के ऑफिस में, जहां पर एक शांत सी औरत खुद को किम सू नेक्सस एकेडमी की डायरेक्टर के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। सूहो अपना इंट्रोडक्शन अन सूहो के नाम से देता है। डायरेक्टर किम उसे बैठने को कहती हैं और सिंड्रोम गेट पर उसकी अचीवमेंट को एक्नॉलेज करती हैं। फिर वो पूछती है कि वो नेक्सस क्यों आए हैं। सूहो एक्सप्लेन करता है कि वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने आया है। डायरेक्टर क्लियरली सरप्राइज्ड होती हैं। सूहो कंफर्म करता है और बताता है कि वो कल होने वाले हंटर लाइसेंस टेस्ट में भी बैठना चाहता है। सिचुएशन को समझने की कोशिश करती हुई डायरेक्टर किम पूछती है कि उसे अवेकन हुए कितना समय हो गया है। सूहो शांत तरीके से जवाब देता है, आज। ज्यादा शॉक में वो डॉक्यूमेंट्स चेक करती हैं और डिसबिलीफ में दोहराती हैं, एक अनरजिस्टर्ड हंटर जो आज ही अवेकन हुआ है, कल टेस्ट देना चाहता है और उसने ऑलरेडी एक कैटास्ट्रोफिक लेवल गेट सोलो क्लियर कर लिया है। सूहो सब कंफर्म कर देता है। वो ऐड करता है कि हंटर एसोसिएशन में कनेक्शन की वजह से उसे एग्जाम में जगह मिल गई है। उसका गोल सिंपल है, फर्स्ट रैंक लाना। उसका कॉन्फिडेंट डिक्लेरेशन डायरेक्टर को और भी ज्यादा हैरान कर देता है। फिर सूहो अपनी कंडीशन रखता है, अगर वो फर्स्ट रैंक लाता है तो उसे ऑफिशियली नेक्सस स्कॉलरशिप स्टूडेंट का स्टेटस मिले, फुल फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ। सूहो को पता था कि एक अननोन न्यूकमर को टॉप तक पहुंचना आसान नहीं होगा, लेकिन वो कोई बिगिनर नहीं था। वो एक बैटल हार्डन्ड वेटरन था जो अनेक गेट्स क्लियर कर चुका था। लोग माने या ना माने ये उनका चॉइस था। डायरेक्टर किम मानती है कि इतना खतरनाक गेट अकेला क्लियर करना छोटी बात नहीं है। फिर भी वो याद दिलाती है कि हंटर टेस्ट बिल्कुल अलग चीज है, जिसका एवरेज पास रेट 20% से भी कम होता है। सूहो क्लियर कर देता है कि अगर वो फर्स्ट नहीं आता तो वो उसे इग्नोर कर सकते हैं और स्कॉलरशिप डील पूरी तरह से कैंसिल कर सकते हैं। इंट्रीग्ड होकर डायरेक्टर किम पूछती हैं कि उसने हेक्सागन या प्राइम जैसी ज्यादा प्रेस्टीजियस एकेडमीज के बजाय नेक्सस को क्यों चुना। सूहो सीधा जवाब देता है, सबसे बड़ी एकेडमी होने के बावजूद नेक्सस पिछले कुछ सालों से रफ पैच में से जा रही है। एक भी टॉप रैंकिंग स्टूडेंट प्रोड्यूस नहीं हुआ था, जिससे उसकी रेपुटेशन और एडमिशंस दोनों को नुकसान हुआ था। चुपचाप डायरेक्टर किम इस सच को एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्सस को डेस्परेटली एक सक्सेस चाहिए थी और कोई भी करंट स्टूडेंट ब्रेकआउट टैलेंट के साइंस नहीं दिखा रहा था। अगर सूहो सच में फर्स्ट आता है तो स्पॉटलाइट का सबसे बड़ा फायदा नेक्सस को ही मिलेगा। इस सेंस में उसका प्रपोजल बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पर था। फिर भी डायरेक्टर सोचने पर मजबूर हो जाती है कि कौन सा इंसान इतनी कॉन्फिडेंस के साथ इतना बोल्ड ऑफर देता है। क्यूरियोसिटी में वो पूछती है कि स्कॉलरशिप से वो कितने पैसे एक्सपेक्ट कर रही है। सूहो उल्टा पूछता है कि टॉप स्टूडेंट बनने पर क्या रिवॉर्ड्स मिलते हैं। वो बताती है कि प्राइज में पूरी ट्यूशन रिफंड, एक्स्ट्रा 30 मिलियन बोनस और इमीडिएट नेक्सस गिल्ड ज्वाइन करने का मौका होता है। सूहो नॉट करता है। देश की सबसे बड़ी एकेडमी के हिसाब से ये ठीक लगता है। फिर एक ग्रीन के साथ वो ऐड करता है, 300 मिलियन और बेहतर होगा। ये नंबर सुनकर डायरेक्टर किम स्टन्ड हो जाती है, लेकिन सूहो बोलता रहता है कि टॉप स्टूडेंट के साथ आने वाले एडवांटेजेस और एकेडमी के स्केल को देखते हुए ये अमाउंट बिल्कुल फेयर है। नेक्सस के लिए 300 मिलियन वैसे भी कोई बड़ी रकम नहीं थी। डायरेक्टर किम के दिल के किसी कोने में ये बात थी कि सूहो गलत नहीं कह रहा। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उसने हाँ कर दी और कहा कि अगर सूहो फर्स्ट रैंक लाता है तो वो उसे पूरे 300 मिलियन पे करेगी। बाद में सूहो कैंपस में घूमता रहा। जितना ज्यादा वो एक्सप्लोर करता गया, उतना ही उसे रियलाइज होता गया कि ये जगह कितनी इनॉर्मस है, ऑलमोस्ट किसी अम्यूजमेंट पार्क से भी बड़ी। एक बार इनरोल हो जाने के बाद उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने वाली थी। जो स्टाफ मेंबर्स उसे टूर करा रहे थे वो गर्व से हंस रहे थे और बता रहे थे कि नेक्सस पूरे साउथ कोरिया की सबसे बड़ी एकेडमी है। सूहो ने नोटिस किया कि गाइड थका हुआ लग रहा है और उसे समझ आ गया कि शायद उसे सिर्फ टूर के लिए नींद से उठाया गया होगा। थोड़ा सा गिल्टी फील करते हुए सूहो ने लेट टाइम पर टूर दिखाने के लिए उसका थैंक्स किया। गाइड मुस्कुराया और बोला कि इतना इंपॉर्टेंट गेस्ट के लिए ये तो उसका फर्ज था। तब सूहो की नजर प्लेग्राउंड पर अकेले ट्रेनिंग करते हुए किसी पर पड़ी।
क्यूरियस होकर उसने पूछा कि क्या वो स्टूडेंट है। गाइड ने नोट किया और बोला कि वो स्टूडेंट हर रात इस टाइम पर ट्रेनिंग करता है और एकेडमी का सबसे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट माना जाता है। सूहो इंटरेस्टेड हो गया। वो स्टूडेंट का नाम दीहान था। गाइड ने उसे आवाज लगा के कहा कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखे, जिसके जवाब में दीहान मुस्कुराया और बोला कि वो ऑलरेडी 3rd ईयर में है, इसलिए उसे और ज्यादा पुश करना पड़ेगा। सूहो ने उसे तुरंत पहचान ली। अपनी पिछली जिंदगी में उसने दीहान के साथ कई रेड मिशंस किए थे। उस वक्त दीहान देश का टॉप टैंकर था, अपनी अनमैच्ड एंड्योरेंस और डिफेंस के लिए फेमस था, जो अनफॉर्चुनेट था कि वक्त के साथ प्योर टैंकर्स मेटा से बाहर हो गए थे। लेकिन अब दीहान को शील्ड की जगह एक्स यूज करते देखकर सूहो समझ गया कि उसने अभी तक अपनी असली पोटेंशियल अनलॉक नहीं की है। ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। वो दीहान को अभी गाइड कर सकता था और आगे चलकर उसे हंटर एसोसिएशन में रिक्रूट भी कर सकता था। गाइड ने दोनों का इंट्रोडक्शन कराया। छोटी सी ग्रीटिंग के बाद सूहो ने पूछा कि क्या दीहान बैटल एक्स को अपना मेन वेपन बनाना चाहता है। दीहान ने हाँ में जवाब दिया। फिर सूहो ने पूछा कि उसने वही वेपन क्यों चुना। दीहान ने बताया कि क्योंकि वो फ्रंटलाइन फाइटर बनना चाहता है, इसलिए इंस्ट्रक्टर्स ने एक्स सजेस्ट किया था, कहकर कि वो उसकी बॉडी बिल्ड के साथ मैच करता है। गाइड ने भी ऐड किया कि शेयर डिस्ट्रक्टिव फोर्स में बैटल एक्स का कोई मुकाबला नहीं होता। सूहो ने पूछा कि क्या दीहान ने सिर्फ एक्स के साथ ही ट्रेनिंग की है। दीहान ने माना कि हाँ, सिर्फ वही। उसने खुद को स्लो लर्नर कहा और बोला कि मल्टीपल वेपन्स ट्राई करना उसे टाइम वेस्ट लगता है। उसे एक्स में थोड़ा डिसेंट होने में ही 2 साल लग गए और अभी भी उसे खुद पर पूरा भरोसा नहीं था। सूहो ने चुपचाप सिचुएशन एनालाइज की और असली प्रॉब्लम समझ ली। इशू एफर्ट का नहीं था, इशू ये था कि एक्स दीहान के लिए सूट ही नहीं करता था। ये डेडिकेशन का केस नहीं, बल्कि गलत डायरेक्शन का था। अगर अर्ली प्रोग्रेस नहीं हो रही थी तो वेपन स्विच कर लेना चाहिए था। सूहो को यह जानकर हैरानी हुई कि देश की टॉप एकेडमी ने भी इतनी ऑब्वियस बैट मिस कर दी। उसने एक अलग माइंडसेट सजेस्ट किया, क्योंकि आगे चलकर प्लेयर्स के स्टैट्स एडजस्ट होते ही हैं, इसलिए ऐसा वेपन चूज करना ज्यादा बेहतर होता है जो नेचुरली सूट करे। स्किल करेक्शन इफेक्ट से प्रोफिशिएंसी बढ़ सकती है, लेकिन रियल बैटल परफॉर्मेंस नॉलेज और एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है। दीहान के केस में बैटल एक्स क्लियरली मिसमैच था। हेवी डैमेज के साथ लॉन्ग कूल डाउन्स उसे वल्नरेबल बना देते थे और दीहान के बड़े फ्रेम के साथ उसे प्रोटेक्ट करना और भी मुश्किल हो जाता था। ये सब सुनकर दीहान शॉक हो गया। उसने पिछले 3 साल सिर्फ एक्स के साथ ट्रेनिंग की थी। सूहो ने उसकी मेहनत को एक्नॉलेज किया, लेकिन पॉइंट आउट किया कि दीहान की असली स्ट्रेंथ टैंकिंग हो सकती है। उसने सजेस्ट किया कि लेफ्ट आर्म पर काइट शील्ड और राइट हैंड में एक वन हैंडेड ब्लंट वेपन यूज करे। सूहो के हिसाब से ये सेटअप दीहान की ओवरऑल कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को काफी बढ़ा देगा। दीहान थोड़ा हेजिटेट हुआ। एग्जाम से जस्ट पहले रोल स्विच करना रिस्की लग रहा था, खासकर जब टेस्ट अगले ही दिन था। तब सूहो ने पूछा कि रेड पार्टी का बैकबोन असल में होता कौन है। लोग मेज को मानते हैं, लेकिन रियलिटी में हमेशा टैंक होता है। टैंक का काम होता है एनिमी का फोकस लेना और टीम को प्रोटेक्ट करना, और ये काम सही से करने के लिए शील्ड के साथ एक सेकेंडरी वेपन भी चाहिए होता है क्राउड कंट्रोल के लिए। सूहो की रीजनिंग आखिरकार दीहान को समझ आ गई। इंस्पायर होकर उसने डिसाइड किया कि वो ट्राई करेगा। सूहो खुश था कि दीहान ने डाउट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और इतनी जल्दी अडेप्ट कर लिया। सूहो ने उसे गुड लक विश किया और दीहान ने थैंक्स कह के वहां से चला गया। उसके बाद गाइड ने बताया कि डायरेक्टर किम ने ही उसे टूर देने को कहा था, इसीलिए उसने सूहो को गेस्ट के रूप में इंट्रोड्यूस किया। लेकिन अब गाइड क्यूरियस हो गया था, क्या सूहो सच में इंस्ट्रक्टर है? वो कॉम्बैट और कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा जानता लग रहा था। सूहो ने क्लैरिफाई किया कि वो इंस्ट्रक्टर नहीं है, हालांकि अंदर ही अंदर उसे भी लगा कि बिना लाइसेंस के इतना जानना थोड़ा सस्पिशियस लग सकता है। उसने कहा कि वो खुद को एक स्टेक होल्डर समझता है। गाइड ने नोट किया और बताया कि उसे अभी एक कॉल आया है। कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो चुका था और उन्हें डायरेक्टर के ऑफिस वापस जाना था। फिर हंटर टेस्ट का दिन आ गया। एसोसिएशन बिल्डिंग के सामने का एरिया एग्जामिनीज से भरा हुआ था। सब हाथों में स्वॉर्ड्स लिए अपना हंटर लाइसेंस पाने के लिए रेडी थे। सब ने इस मोमेंट के लिए दिन रात मेहनत की थी, अपनी स्किल्स शार्पन की थी और पीक कंडीशन तक पहुंच गए थे। आयरॉनिकली सूहो, जिसने अकेला गेट क्लियर किया था, सबसे बुरी कंडीशन में था। टेस्ट खत्म होने के बाद सूहो बाहर निकला और टेस्ट के पर्पस पे सोचने लगा। ये डोपिंग कंसर्न्स की वजह से ऑर्गेनाइज किया गया था, लेकिन उसके हिसाब से ये मेजर्स काफी नहीं थे। ज्यादातर चीटर्स ड्रग्स यूज नहीं करते, वो स्किल बफ्स यूज करते हैं। टेस्ट के दौरान एक औरत और कुछ लोगों ने ऐसे मैजिक लेवल्स दिखाए जो लेवल 5 पर नेचुरल हो ही नहीं सकते। सिस्टम ने तब सूहो को नोटिफाई किया कि उसकी मैजिक सेंसिंग एबिलिटी काफी शार्प है। वो मैजिक डिटेक्शन स्किल को पूरी तरह से मास्टर कर चुका है। इसी वजह से उसे और चीजें नोटिस करना और भी आसान हो गया था।
ऑफिशियली कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ था, लेकिन वो पहले ही देख सकता था कि काफी लोग बफ्स के थ्रू चीट कर रहे हैं। उसे लगा अब इसे खत्म करना जरूरी है। चुलमन की तरफ देखकर सूहो को शुक्र था कि कम से कम एक इंसान ऑनेस्ट है। जब वो हॉल से गुजर रहा था जहां कैंडिडेट्स अपने टेस्ट डिस्कस कर रहे थे, तो उसे लगा जैसे वो खुद भी अनजाने में एक चीटर बन गया हो। चुलमन आया और पूछा टेस्ट कैसा गया। सूहो ने कहा कि वो कॉन्फिडेंट है कि पास हो जाएगा। फिर पूछा कि चुलमन वहां क्या कर रहा है। चुलमन ने बताया कि एसोसिएशन में हमेशा स्टाफ की कमी रहती है, इसलिए वो हेल्प कर रहा है। उसने ये भी सुना था कि ये रिटन टेस्ट अब तक का सबसे टफ था, लेकिन सूहो का कॉन्फिडेंस देखकर वो इम्प्रेस था। सूहो ने कहा कि उसे लगता है उसने सॉल्व कर लिया है और पूछा कि क्या वो एक बात उठा सकता है। चुलमन ने हाँ कर दी, बस टेस्ट के बारे में ना हो। सूहो ने कहा कि बात थोड़ी रिलेटेड है। उसने पॉइंट आउट किया कि टेस्ट के दौरान बफ्स के लिए कोई चेक्स नहीं हुए और पूछा क्यों। चुलमन ने पूछा बफ चेक से उसका क्या मतलब है। सूहो ने एक्सप्लेन किया कि एसोसिएशन यूरिन और ब्लड टेस्ट करती है ड्रग्स के लिए और पर्सनल आइटम्स कॉन्फिस्केट करती है गियर चीटिंग रोकने के लिए, लेकिन स्किल बेस्ड चीटिंग के लिए कोई चेक नहीं दिखा। उसने सजेस्ट किया कि मैजिक डिटेक्शन का यूज करके बफ्ड लोगों को ज्यादा इफेक्टिवली स्पॉट किया जा सकता है। चुलमन ने इनपुट अप्रिशिएट किया और प्रॉमिस किया कि प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले इस पर देखेगा। सूहो ने कहा वो नेक्स्ट टेस्ट के लिए रेडी होगा। जाने से पहले चुलमन ने उसे रोका और कहा कि वो पर्सनल लेवल पर चाहता है कि सूहो अच्छा करे और फ्यूचर में दोनों साथ काम करें। उसने प्रैक्टिकल के लिए गुड लक विश किया और सूहो ने थैंक्स कहा। 30 मिनट्स बाद प्रैक्टिकल टेस्ट साइट पर अनाउंसर ने बताया कि डाइव कैप्सूल्स में इशू की वजह से एग्जाम 2 घंटे डिले हो गया है। सब कैंडिडेट्स को कैफेटेरिया में लंच लेने और फिर लाउंज या ट्रेनिंग एरिया में वेट करने को कहा गया। लेकिन सूहो को ये बात जम नहीं रही थी, ये बस एक बहाना लग रहा था। उसे शक था कि भाई चुलमन ने बफ चीटर्स पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जैसे उसने सोचा था, 1200 कैंडिडेट्स और 10% से कम पास रेट के साथ चीटर्स को पकड़ना पास रेट को ईजिली 7% तक गिरा सकता है। ऐसी कंडीशन में जो भी पास करेगा वो अनडाउटेडली टॉप टियर टैलेंट होगा। सूहो ने डिसाइड किया कि वो बाकी कैंडिडेट्स को ऑब्जर्व करेगा, देखने के लिए कौन वर्थ वॉचिंग है। तभी कुछ आवाजें उसका ध्यान खींच लेती हैं। एक आदमी दूसरे को मैच के लिए चैलेंज कर रहा था। दूसरा आदमी गुस्से में बोला कि पीछे हट जा और फाइट्स पिक करना बंद कर। पहले वाले ने क्लैरिफाई किया कि वो बस पार करना चाहता है, मजाक में कहकर कि शायद सामने वाला अपनी स्किल एक्सपोज होने से डरता है। इरिटेट होकर दूसरे ने उसे धक्का दिया और बोला सामने मत आ। तब पहले ने एक वुडन स्वॉर्ड उठाई और पूछा कि अगर वो पहले स्ट्राइक करे तो क्या होगा। बात बढ़ने से पहले ही सूहो ने बीच में आकर उसकी स्ट्राइक को ब्लॉक कर दिया, जिससे अटैकर पीछे हट गया। दूसरा आदमी शॉक में पूछता है कि क्या सूहो पागल हो गया है, लेकिन सूहो शांत तरीके से कहता है कि वो हैंडल करेगा और उसे दूर रहने को बोलता है। आदमी पूछता है सूहो कौन है, क्या वो कोई ऑफिसर है। सूहो कहता है कि वो बस एक टेस्ट टेकर है, लेकिन वॉर्न करता है कि ऐसे बंदे से उलझना सिर्फ बेकार का ट्रबल लाएगा, इसलिए उसे छोड़ देना ही बेहतर है। अटैकर पूछता है कि सूहो बीच में क्यों पड़ रहा है। सूहो मुस्कुराता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है और ऑफर करता है कि अगर वो इतना ही ईगर है तो वो उसका स्पारिंग पार्टनर बन सकता है। लेकिन अटैकर इंप्रेस नहीं होता। वो हंसी उड़ाता है और कहता है कि सूहो जैसे वीक बंदे के साथ टाइम वेस्ट नहीं करेगा। वीक शब्द सूहो को चुभता है। अटैकर कहता है कि सूहो बस पहले लकी था और वॉर्न करता है कि ज्यादा एरोगेंट ना बने और यहां से चला जाए। लेकिन सूहो बात पलट देता है और पूछता है क्या वो डर गया है। गुस्से में आदमी पूछता है इसका क्या मतलब है। सूहो कहता है कि चलो चेक कर लेते हैं कि वो सिर्फ लक था या नहीं, हिंट देते हुए कि शायद सामने वाला टेस्ट करने से डरता है। प्रोवोक्ड होकर आदमी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, गालियां देता हुआ, और सूहो को क्राउड का एक और कावर्ड कहकर इंसल्ट करता है। सूहो ने स्पार के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन कहा कि पहले सुपरवाइजर की परमिशन लेनी चाहिए और डेजिग्नेटेड स्पारिंग अरीना का यूज करना चाहिए। परमिशन मिलते ही दोनों ट्रेनिंग अरीना में उतर गए, जिससे पास खड़े स्टूडेंट्स का ध्यान भी उधर चला गया। रेफरी ने उन्हें याद दिलाया कि सिर्फ एसोसिएशन के दिए हुए ट्रेनिंग वेपन्स ही यूज कर सकते हैं और अगर बात कंट्रोल से बाहर गई तो मैच तुरंत रोक दिया जाएगा। मैच शुरू होते ही अटैकर ने पहला चार्ज किया, अपनी वुडन सोर्ड घुमाते हुए। सूहो ने आसानी से ब्लॉक कर लिया। अटैकर हवा में उछला और ऊपर से स्लैश किया, लेकिन सूहो ने एफर्टलेसली डॉज कर लिया। गुस्से और सरप्राइज से भरा अटैकर चिल्लाया कि वो सूहो को चीर देगा, लेकिन सूहो ने उसकी वुडन सोर्ड पर पैर रख दिया और उसे टॉन्ट करते हुए बोला कि वो कितना पैथेटिकली वीक है। ये इंसल्ट सुनते ही अटैकर का कंट्रोल टूट गया। इस आदमी का नाम पार्क योंग था। उसे मैड स्वॉर्ड्समैन के नाम से जाना जाता था, जो स्ट्रेंथ के पीछे पागल था और हमेशा स्किल्ड ओपोनेंट्स को ढूंढता रहता था। पावर की उसकी प्यास ने उसे एक रिलेंटलेस फाइटर बना दिया था।
सूहो को याद था कि पिछली मुलाकात में योंग कितना स्किल था, इसलिए उसे यहां सेम बैच के टेस्ट टेकर्स में देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ। उसे तुरंत समझ आ गया कि अगर इसे अब नहीं रोका गया तो ये फिर से वही गलतियां दोहराएगा। बिना वार्निंग के सूहो ने एक पावरफुल किक मारी जो योंग को उड़ाकर जमीन पर पटक देती है। जमीन पर गिरते ही सूहो ने उसकी पहले वाली एरोगेंस का मजाक उड़ाया। शॉक में योंग ने पूछा कि सूहो इतना स्ट्रांग कैसे है। सूहो ने शांत तरीके से वार्न किया कि अंधाधुंध चार्ज करना काम नहीं करता और हिंट दिया कि योंग ने शायद कभी लेवल 10 जैसी पावर का सामना ही नहीं किया। उसके पहले के ज्यादातर ओपोनेंट्स शायद लेवल 5 से आगे ही नहीं गए थे। फिर से खड़े होते हुए योंग ने स्मर्क के साथ माना कि सूहो कुछ ज्यादा ही काम है और अनाउंस किया कि अब वो पूरी ताकत लगाएगा। सूहो ने इसका स्वागत किया। योंग ने अटैक्स की बारिश कर दी, लेकिन सूहो ने सिर्फ एक हाथ से सोर्ड पकड़कर सब कुछ आसानी से डॉज कर लिया। योंग के अटैक्स में अब पहले से ज्यादा वेट था और सूहो ने इस चेंज को एक्नॉलेज किया। फिर योंग ने अपनी सिग्नेचर ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक यूज करते हुए ऑल इन चला गया। तलवारों के टकराते ही तेज चमक उतरी। योंग को लगा उसने डिसाइसिव हिट लगा दी है और वो सेलिब्रेट करने लगा, लेकिन जब रोशनी छटी सूहो बिल्कुल सेफ खड़ा था। उसने अटैक ब्लॉक कर लिया। शॉक में कांपते हुए योंग ने एक्सप्लेनेशन मांगी। सूहो ने स्मोक करते हुए कहा कि अटैक बहुत स्लो था। असल में योंग सिर्फ ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक का एक बेसिक वर्जन ही यूज कर पाया था। हंटर लाइसेंस के बिना असली टेक्निक मास्टर करना पॉसिबल ही नहीं होता। इस ह्यूमिलिएशन से भड़के हुए योंग ने फिर से चार्ज किया, लेकिन सूहो ने हर एक अटैक को आसानी से डॉज कर लिया। एक मोमेंट पर सूहो क्राउज में आ गया, जैसे जानबूझकर बेट कर रहा हो। जैसे ही योंग चिल्लाया कि मैच खत्म हो गया है, सूहो ने एक पावरफुल अपवर्ड स्ट्राइक सीधे उसके चिन पर मारी, उसे तुरंत नॉकआउट करते हुए। योंग जमीन पर गिर पड़ा, हारा हुआ और डेज्ड, समझने की कोशिश करता हुआ कि आखिर हुआ क्या। सूहो ने शांत तरीके से फिर से रिपीट किया कि उसके अटैक्स बस स्लो थे। योंग गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन वो बस जमीन पर पड़े पड़े सूहो का नाम ही गुनगुना सकता था। ये सब देखकर सूहो को समझ आ गया कि अब योंग का ऑब्सेशन सिर्फ उसे हराने पर ही टिक जाएगा, बाकी सबको इग्नोर करते हुए। ये डिस्ट्रैक्शन हो जाने के बाद सूहो को लगा टेस्टिंग सेंटर शायद अब थोड़ा शांत हो जाएगा। उधर जो सुपरवाइजर सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे वो पूरी तरह स्टंट थे, जैसे अपनी डे ड्रीमिंग से झटके में बाहर आ गए हों। सूहो ने कैजुअली उनसे कहा कि उसने गलती से पार्क योंग को नॉकआउट कर दिया है और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो उसका ख्याल रख ले। अगले सीन में सूहो एक ऐसे रूम में बैठा था जहां कई तरह की मशीन्स लगी हुई थीं। आसपास देखकर उसे लगा कि पहले से ज्यादा स्किल्ड लोग मौजूद हैं, शायद एंटी डोपिंग इंस्पेक्टर्स जो टेक्नीशियंस का डिस्गाइज पहने हुए थे। जैसे जैसे रूम में शोर बढ़ता गया, सूहो विजिबली इरिटेट हो गया, क्लियरली चाहता था कि ये सब लोग यहां से चले जाएं। एक टेक्नीशियन उसके पास आया और उसे लेटने को कहा। फिर उसने समझाया कि डाइव प्रोसेस के दौरान अगर कुछ भी गलत लगे तो इमरजेंसी बटन कैसे यूज करना है। सूहो ने कंफर्म किया कि उसे सब समझ आ गया है। सिस्टम पावर ऑन होते ही सूहो लेट गया और उसके सिर के दोनों साइड्स पर केबल्स कनेक्ट किए गए। एक सिस्टम विंडो अपीयर हुई जो बताती है कि हंटर प्रैक्टिकल टेस्ट प्रोग्राम एक्टिवेट हो गया है। जैसे ही सूहो की कॉन्शियसनेस सिमुलेशन से कनेक्ट हुई, डाइव प्रोग्रेस धीरे धीरे बढ़ता गया। 5%, फिर 40%, फिर 77% और आखिरकार 100%। कनेक्शन सक्सेसफुल रहा और हीलर क्लास का टेस्ट सिनेरियो शुरू हो गया। आंखें खोलते ही सूहो ने खुद को एक बिल्कुल अलग दुनिया में पाया। तुरंत उसे समझ आ गया कि ये टेस्ट आसान नहीं होने वाला, खासकर जब हीलर एग्जाम में पास होने वालों की संख्या इतनी कम होती है। उसके सामने जख्मी लोग मदद के लिए पुकार रहे थे, कुछ रबल के नीचे फंसे हुए थे। एक लड़की खासकर एक बड़े पत्थर को उठाने की डेस्परेट कोशिश कर रही थी। इस कियोटिक सीन को देखते हुए सूहो ने मन ही मन हंटर एसोसिएशन को काफी रूथलेस कहा। पूरा सीन पहले से ही ट्रोमैटिक लग रहा था। आगे बढ़ने से पहले प्रैक्टिकल टेस्ट का कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। ये हंटर एग्जाम का सेंटरपीस माना जाता है। इसका मेन गोल होता है कि कैंडिडेट अपनी चोजन क्लास के लिए कितना फिट है। हर साल सिमुलेशन सिनेरियोज बदलते रहते हैं और पास होने के क्राइटेरिया भी। आमतौर पर ये टेस्ट 1-on-1 फाइट्स या एनिमीज की वेव सर्वाइव करने पर बेस्ड होते हैं। स्कोर डिपेंड करता है कि कैंडिडेट कितनी देर तक टिकता है और कितने एनिमीज को हराता है। लेकिन हीलर्स के लिए रूल्स अलग होते हैं। यहाँ सिर्फ हीलिंग पावर ही मैटर नहीं करती, सबसे ज्यादा वैल्यू सैक्रिफाइस को दी जाती है। जो हीलर्स दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाते हैं उन्हें हाई स्कोर्स मिलते हैं। जैसा ही मॉन्स्टर्स करीब आने लगे, सूहो ने टेस्ट के नेचर पर सोचा। इस सिनेरियो में हीलर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पेशेंट को बचाते हुए मर जाए।
प्रॉब्लम ये थी कि उसके अपने स्टैट्स अभी भी एक्टिव थे। आगे बढ़ते हुए उसने जमीन पर एक सोर्ड देखी। उसे देखकर उसे समझ आ गया कि मरने से पहले उसे काफी बीटिंग लेनी पड़ेगी। दूसरों की तरह उसने बिना सोचे मरने की लॉजिक पर सवाल उठाया। एक बार मरना ही काफी था उसके लिए। पास ही लोग मॉन्स्टर्स को देखकर चीख रहे थे, लेकिन सूहो जानता था कि ये चीखें सिर्फ इल्यूजन्स हैं। रियलिटी में उसके इर्द गिर्द सिर्फ लाशें ही थीं। वो एक डरी हुई लड़की के पास गया और पूछा कि क्या वो ठीक है। कांपते हुए लड़की ने कहा कि मॉन्स्टर्स वापस आएंगे और उन्हें भागना चाहिए, लेकिन सूहो को असली मिशन पता था। उसे एंड तक उस लड़की को प्रोटेक्ट करना था। उसे रीअश्योर करते हुए उसने प्रॉमिस किया कि रेस्क्यू टीम आएगी और तब तक वो उसे सेफ रखेगा। रिजॉल्व के साथ वो वहीं खड़ा रहा, आते हुए मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए। उधर ऑब्जर्वेशन रूम में प्लेयर्स एक एक करके सिमुलेशन पॉड से बाहर आ रहे थे। एक बंदा निकला और सोचने लगा कि वो और बेटर कर सकता था। एक वुमेन ने उसके एफर्ट अप्रिशिएट किए और उसे अपना सामान लेकर बाहर जाने को कहा। फिर वो एक और पॉड के पास गई और स्क्रीन चेक की। उस पर पार्टिसिपेंट डिटेल्स दिख रही थी। कैंग जिन योंग, आर्चर क्लास, टाइम 9 मिनट्स 4 सेकेंड्स। उसने कमेंट किया कि इस सीजन स्कोर्स काफी लो है क्योंकि टेस्ट मुश्किल था। क्यूरियस होकर उसने डायरेक्टर शिन से पूछा कि सूहो कितनी देर से अंदर है। शिन ने जवाब दिया 30 मिनट्स। शॉक में उसने नंबर दोबारा रिपीट किया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। तुरंत सूहो के मशीन के पास जाकर उसने खुद डिस्प्ले चेक किया। 30 मिनट्स। अभी भी डिसबिलीफ में उसने पूछा कि क्या सूहो वॉरियर है। शिन ने करेक्ट किया कि सूहो हीलर है। वो मानने को तैयार नहीं था और शिन पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया, लेकिन शिन ने सोर्ड की तरफ इशारा करते हुए जो सूहो पकड़े बैठा था और उसे ध्यान से देखने को कहा। दोनों ने मिलकर सिमुलेशन फुटेज रिव्यू की। सूहो को एक्शन में देखकर उसने फिर से पूछा कि क्या वो सच में हीलर है। उसकी कॉम्बैट एबिलिटी देखकर वो सोचने लगी कि कहीं उसे मरने के लिए डिस्क्वालीफाई तो नहीं किया जाएगा, लेकिन डायरेक्टर शिन ने क्लैरिफाई किया कि मरना कोई मैंडेटरी रूल नहीं है। टेस्ट का असली पर्पस पेशेंट को एंड तक प्रोटेक्ट करना है। सूहो सारी कंडीशंस मीट कर रहा था। उसने कभी पेशेंट को अबैंडन नहीं किया, उसके पास रहकर फाइट की और लगातार हील करता रहा। वो अपनी जान दांव पर लगाकर उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। जब तक कंडीशंस पूरी हो रही हैं, डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल ही नहीं उठता। ये सुनकर वुमेन कंक्लूड करती है कि इस एग्जाम का टॉप स्कोर पहले ही डिसाइड हो चुका है। उधर सूहो सिमुलेशन के अंदर अभी भी फाइट कर रहा था। अपनी इनक्रेडिबल स्किल के साथ वो मॉन्स्टर्स को एक ही ब्लो में काट रहा था, लेकिन विक्ट्री के बाद भी उसे लगा कि ये काफी नहीं है। उसे और तेज होना था। जैसे जैसे और मॉन्स्टर्स आए, उसने एक एक करके एलिमिनेट कर दिया, बिना फोकस तोड़े। आखिरकार उसने सबको वाइप आउट कर दिया। तब एक सिस्टम मैसेज पॉपअप हुआ। योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्किल फुट प्ले इज वेरी हाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, you've mastered फुट प्ले। मैसेज पढ़कर सूहो को समझ आया कि चाहे ये सिमुलेशन हो, लेकिन क्योंकि ये रियल वर्ल्ड मैकेनिक्स पर बेस्ड है, इसलिए सिस्टम फिर भी उसकी फिजिकल कंट्रोल को रिकॉग्नाइज कर सकता है। सिस्टम ने एक्नॉलेज किया कि वो डायरेक्टली अपना बॉडी कंट्रोल कर रहा है, इसलिए फिजिकल स्किल्स यहां भी मास्टर की जा सकती हैं। एक्सपीरियंस रियल कॉम्बैट से कम था, लेकिन ट्रेनिंग के लिए ये फिर भी एक अच्छा तरीका था। स्वॉर्डमैनशिप के साथ साथ उसने कई और स्किल्स भी पिक की और सारी बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक्स को ए रैंक तक अपग्रेड कर लिया। कोई एक्सपीरियंस पॉइंट्स या आइटम रिवॉर्ड्स नहीं मिले, लेकिन रिजल्ट्स फिर भी सैटिस्फाइंग थे। अगर वो आगे चलकर अपनी सारी स्वॉर्ड स्किल्स को ए रैंक या उससे ऊपर ले जा सके, तो शायद वो पार्क योंग जैसी ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक भी डेवलप कर सके। फिर एक और मैसेज आया, ग्रेट अचीवमेंट, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्वॉर्डमैनशिप सरपासेस एवरीवन एल्स। द सिस्टम इज इम्प्रेस्ड बाय योर यूनिक स्टाइल and wishes to register it. Would you like to create a new swordmanship skill by combining your basic sword techniques and foot play? सूहो मुस्कुराया। आखिरकार अपना खुद का स्टाइल बनाने के लिए रेडी था, गार्डियन स्वॉर्ड। एक कंफर्मेशन विंडो आई पूछते हुए कि क्या ये ऑफिशियल नाम होगा। सूहो ने कंफर्म कर दिया। एक और मैसेज ने उसे सुप्रीम मास्टरी के लिए कंग्रेचुलेट किया और एक नई यूनिक स्वॉर्डमैनशिप स्किल के क्रिएशन को रिकॉग्नाइज किया, गार्डियन स्वॉर्ड एस। ये नई एबिलिटी उसकी सारी स्वॉर्ड और फुटवर्क स्किल्स के इफेक्ट्स को 50% तक बूस्ट करती है। इस बड़ी अचीवमेंट के रिवॉर्ड के तौर पर सिस्टम ने उसे 10 बोनस टैग पॉइंट्स दिए और उम्मीद जाहिर की कि सूहो स्वॉर्ड के रास्ते पर चलता रहे। एक फाइनल मैसेज ने कंफर्म किया कि उसने स्वॉर्ड मास्टरी एस अनलॉक कर ली है, जो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिन्होंने स्वॉर्ड्समैनशिप को गहरा समझा हो। इसके साथ स्वॉर्ड टेक्निक सीखने और यूज करने पर लगे सारे रिस्ट्रिक्शंस हट गए। स्वॉर्ड से जुड़ी सारी एबिलिटीज पर एक और 50% बूस्ट मिल गया और स्वॉर्ड यूज से जुड़ी हर लिमिटेशन रिमूव हो गई। सूहो चुपचाप अपनी पिछली जिंदगी को याद करता है। उस वक्त इस लेवल तक पहुंचने में उसे 10 साल से भी ज्यादा लग गए थे, लेकिन अब उस जिंदगी का नॉलेज साथ होने की वजह से
उसकी प्रोग्रेस काफी तेज हो गई थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। अपना फोकस वापस एग्जाम पर लाते हुए उसे याद आया कि मॉन्स्टर्स की संख्या पहले से फिक्स थी और वो सोचने लगा कि पूरे सेटअप को तैयार करने में कितनी मेहनत लगी होगी। अब जब उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो चुके थे, सिर्फ 2 रास्ते बचे थे, या तो मॉन्स्टर्स के हाथों मर जाए या फिर सबको खत्म कर दे। उधर लाइव फुटेज देख रहे सुपरवाइजर्स बिल्कुल बोल नहीं पा रहे थे। जो उन्होंने देखा था उस पर यकीन करना मुश्किल था। प्रैक्टिकल एग्जाम्स की हिस्ट्री में पहली बार किसी ने एक भी मॉन्स्टर जिंदा नहीं छोड़ा था। वो सिर्फ उसकी कॉम्बैट पावर से ही नहीं बल्कि इस बात से भी हैरान थे कि उसने पेशेंट को सक्सेसफुली हील भी किया था। एक एग्जामिनर ने मजाक में कहा कि रैंकिंग चेक करने की जरूरत नहीं है, विनर ऑलरेडी क्लियर है। कुछ दिन बाद सीन हेक्सागन गिल्ड के हेडक्वार्टर्स में शिफ्ट होता है। एक कॉन्फिडेंट गिल्ड मेंबर बोलता है कि उनका स्टूडेंट केन इस साल का टॉप स्कोरर जरूर होगा। दूसरा मेंबर भी एग्री करता है, अपनी ट्रेनिंग एफर्ट्स पर प्राउड फील करते हुए। लेकिन तब किसी की नजर एक कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर पर पड़ती है जो जोर से पढ़ा जाता है। कंफ्यूजन फैल जाता है। केन टॉप स्कोरर नहीं था, लेटर पर लिखा नाम अंशु हो था। सब लोग स्टन हो जाते हैं। एटमॉस्फेयर तुरंत टेंस और कंफ्यूज्ड हो जाता है और कोई पूछता है कि केन कहाँ है। उसी वक्त गिल्ड मास्टर के पास एक कॉल आता है और सीन फिर से चेंज हो जाता है। सुहो अब टीम लीडर के साथ कॉल पर था। टीम लीडर ने लेट कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए माफी मांगी, बताते हुए कि वो काम में बहुत बिजी था, लेकिन उसने सुहो को हाईएस्ट स्कोर लाने के लिए दिल से प्रेज किया। उसने माना कि उसे इतनी कंसिस्टेंसी की उम्मीद नहीं थी। सुहो ने हम्बल तरीके से जवाब दिया कि ये सब टीम लीडर की वजह से पॉसिबल हो पाया था, लेकिन लीडर ने तुरंत क्रेडिट लेने से मना कर दिया और कहा कि सुहो की अचीवमेंट्स पूरी तरह उसकी अपनी मेहनत का रिजल्ट हैं। उसने ये भी पॉइंट आउट किया कि सुहो की एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस की वजह से कई चीटर्स एक्सपोज हो गए जो इलीगल तरीके से स्किल्स बूस्ट कर रहे थे। इसके बाद फ्यूचर एग्जाम्स में रूल्स और स्ट्रिक्ट होंगे, जो लीडर के हिसाब से एक अच्छी बात है। फिर टीम लीडर ने थोड़ा संभल कर एक सवाल पूछा, क्या सुहो अभी भी ग्रेट हंटर एसोसिएशन ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है? सुहो ने जवाब दिया कि शायद वो कुछ टाइम गिल्ड के साथ रहे, लेकिन उसका अल्टीमेट गोल अभी भी वही है, वो एसोसिएशन ज्वाइन करना चाहता है। टीम लीडर ने उसके क्लियर आंसर को अप्रिशिएट किया और कहा कि जैसे ही रिक्रूटमेंट या टेस्टिंग शेड्यूल रेडी होगा वो उसे कांटेक्ट करेगा। सुहो ने मुस्कुराते हुए हाँ कह दी। कॉल एंड करने से पहले लीडर ने सुहो को सही से खाने और अपनी हेल्थ का ख्याल रखने की याद दिलाई और सुहो ने भी वही बात वापस कही। कॉल कट होते ही लीडर ने अपने हाथ में पकड़ी चीज को देखा और धीरे से खुद को भी खाने की याद दिलाई। उधर सुहो ने एक पल के लिए पॉज लिया। टीम लीडर के टोन में कुछ था जो उसके दिमाग में अटक गया। वो थोड़ा ऑफ लगा। उसे सोच आई कि कहीं सब ठीक तो है ना। तभी उसका फोन फिर से बज उठा। कॉलर आईडी देखकर उसे समझ आ गया कि कौन है। उसने कॉल रिसीव की और अपना इंट्रोडक्शन दिया। कॉलर किम सू थी। उसने उसे उसकी सक्सेस पर कांग्रेचुलेट किया और कंफर्म किया कि एग्रीमेंट के हिसाब से पेमेंट ऑलरेडी ट्रांसफर कर दी गई है। सुहो ने उसकी एफिशिएंसी को एक्नॉलेज किया और उनकी बड़ी गिल्ड की प्रोफेशनलिज्म की तारीफ की। फिर उसका प्रपोजल आया। उसने सुहो को नेक्सस गिल्ड ज्वाइन करने का इन्वाइट किया, ये प्रॉमिस करते हुए कि बेनिफिट्स किसी भी और गिल्ड से बेटर होंगे। क्यूरियस होकर सुहो ने पूछा कि वो लोग कितनी दूर तक जाने को तैयार हैं। किम सू ने अश्योर किया कि वो उसकी एक्सपेक्टेशंस मैच करने के लिए जो भी पॉसिबल होगा करेगी। टॉप स्टूडेंट और स्कॉलरशिप रेसिपिएंट होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एडजस्ट करना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसने ये भी सजेस्ट किया कि डील फाइनलाइज करने के लिए वो पर्सनली मिल सकते हैं। सुहो ने फिलहाल पोलाइटली मना कर दिया, कहते हुए कि आज उसके कुछ पर्सनल प्लान्स हैं। उसने प्रॉमिस किया कि अपना शेड्यूल चेक करके जल्दी रिप्लाई करेगा। फिर भी उसने हिंट दिया कि नेक्सस स्कॉलरशिप रेसिपिएंट होने के नाते किसी और गिल्ड के मुकाबले नेक्सस ज्वाइन करना ज्यादा लॉजिकल होगा। किम सू इस बात से इतनी खुश हो गई कि पास के को-वर्कर्स ने भी नोटिस कर लिया। उसने सुहो से रिक्वेस्ट की कि वो तब तक किसी और गिल्ड के साथ साइन न करें। उसकी एंथुजियाज्म देखकर सुहो हंसा और जल्दी मिलने पर अग्री कर गया। कॉल एंड होते ही सुहो मुस्कुरा रहा था, अभी भी उसकी एक्साइटेड आवाज का एको महसूस करते हुए। उसी पल टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि वो पहुंच गए हैं। सुहो ने थैंक यू कहा और गाड़ी से उतर गया। बाहर खड़े होकर उसने अब तक जो कुछ भी हुआ था उस पर सोचा। टेस्ट क्लियर हो चुका था, लाइसेंस मिल चुका था, पेमेंट भी आ चुकी थी। अब उसकी जर्नी का अगला चैप्टर सीधे उसके सामने था। शांत डिटर्मिनेशन के साथ वो आगे बढ़ा, फार्मिंग शुरू करने के लिए रेडी। लाइट हाउस जनरल मार्केट में सुहो ने अपना फोन चेक किया और सोचा कि कितनी जल्दी उसने जरूरी चीजें इकट्ठी कर ली हैं। अब सिर्फ एक चीज बची थी, वेपन खरीदना। इसी गोल के साथ वो एक छोटी सी छुपी हुई दुकान पर पहुंचता है, जानबूझकर भीड़भाड़ वाली दुकानों से बचकर, क्योंकि उसे श्योर नहीं था कि वहां उसे वो चीज मिलेगी जो वो ढूंढ रहा है। बाहर खड़े होकर वो सोचता है कि शायद ये शांत सी जगह ही सही वेपन छुपाकर बैठी हो। अंदर जाकर उसने शॉपकीपर को ग्रीट किया। शॉपकीपर ने पूछा उसे क्या चाहिए। सुहो ने बताया कि वो अभी अभी हंटर बना है और एक लाइट वेट वेपन ढूंढ रहा है। शॉपकीपर ने उसे सस्ते आइटम्स वाले सेक्शन की तरफ भेज दिया। जब सुहो ने उन्हें देखा तो उसने उन पर जमी मोटी धूल नोटिस की और समझ गया कि ज्यादातर लो ग्रेड वेपन्स बिना वेरीफाइड डेटा के होते हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हर अनवेरिफाइड वेपन बेकार होता है। कुछ वेपन्स को अपनी असली पोटेंशियल दिखाने के लिए लिबरेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ऐसे स्पेशल वेपन्स यूजुअली एक हल्की सी ऑरा रिलीज करते हैं, एक तरह का सिग्नल जो आम जगह पर ज्यादातर प्लेयर्स पहचान ही नहीं पाते। सूहो ने एक वेपन उठाया और अपनी मैजिक डिटेक्शन स्किल एक्टिवेट की। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, उसे मिल गया था। वेपन लेकर बाहर निकलते हुए सूहो ने सोचा कि अगर शॉप ओनर को कभी इस स्पेयर की असली वैल्यू का पता चला तो वो इतनी सस्ती में बेचने का जरूर पछताएगा। लेकिन अभी के लिए शुरुआत का वक्त आ चुका था। सूहो ने आंखें बंद की, फोकस किया और अपनी मैजिकल एनर्जी वेपन में डालनी शुरू कर दी। स्पेयर ने बहुत तेजी से उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब करनी शुरू कर दी। उसकी एनर्जी को लगातार ड्रेन करते हुए महसूस करते ही कि कितना लोड पड़ रहा है, वो रुक गया और जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह थका हुआ। उसे समझ आ गया कि अगर वो थोड़ा सा भी और पुश करता तो मैजिक डिप्लीशन से बेहोश होता था। वेपन को अवेकन करने के लिए उसे कम से कम 100 मैजिक स्टैट चाहिए थी। अभी वो इसे यूज नहीं कर सकता था, लेकिन उसे पता था कि फ्यूचर में ये एक पावरफुल एसेट बनेगा। उसने खुद से वादा किया कि वो जल्द ही लेवल अप करेगा और इसकी पूरी पोटेंशियल अनलॉक करेगा। इसी बीच पीबीएस बिल्डिंग के अंदर रिपोर्टर जिन्वी को सूहो का कॉल आता है। सूहो अपना इंट्रोडक्शन देता है और कंफर्म करता है कि रीसेंट हंटर टेस्ट में वही टॉप स्कोरर था। वो ये भी बताता है कि सिंड्रोम स्टेशन पर जो अनप्रेसिडेंटेड गेट इंसिडेंट हुआ था उसे उसने अकेले हैंडल किया था। जिन्वी ये सुनकर शॉक में आ जाता है। उसे थोड़ा टाइम लगता है ये प्रोसेस करने में कि सूहो ने इतना खतरनाक गेट ऑफिशियली लाइसेंस्ड हंटर बने बिना ही क्लियर कर लिया था। जिन्वी की नज़र में सूहो पहले से ही एक मॉन्स्टर था। जब जिन्वी ने पूछा कि सूहो ने सीधे उसे ही कॉन्टैक्ट क्यों किया, तो सूहो ने एक्सप्लेन किया कि उसने जिन्वी का ब्लॉग सर्च के दौरान देखा था। उसने मेंशन किया कि उसे जिन्वी के प्रिविलेज बैकग्राउंड के बारे में पता है, लेकिन फिर भी वो जिन्वी के जर्नलिज्म को जेन्युइन इंटरेस्ट के लिए चूज करने का रिस्पेक्ट करता है। उसने कहा कि उसके पास बड़े प्लान्स हैं और वो जल्द ही बड़ी हेडलाइंस बनने वाला है। फिर उसने जिन्वी को अपना एक्सक्लूसिव रिपोर्टर बनने का प्रपोज किया। जिन्वी स्केप्टिकल हो गया। उसे लगा शायद सूहो किसी अमीर जर्नलिस्ट को अपना सबॉर्डिनेट बनाना चाहता है। अंदर ही अंदर उसने सूहो को एक और एम्बिशियस ऑडबॉल समझकर डिसमिस कर दिया, जो हवा में ख्याली पुलाव पका रहा है। भले ही वो समझ रहा था कि सूहो क्या सजेस्ट कर रहा है, लेकिन जिन्वी इस आइडिया से अनकंफर्टेबल था। उसने माना कि उसे एक्सक्लूसिव्स पसंद हैं, लेकिन वो किसी के नीचे काम नहीं करना चाहता। सूहो ने क्लैरिफाई किया कि वो सबॉर्डिनेट नहीं बल्कि एक रिलायबल पार्टनर ढूंढ रहा है। जिन्वी ने ब्लंटली रिप्लाई किया कि उसे ये ऑफर बस एक टैक्टिक लगता है, अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए गिल्ड ज्वाइन करने से पहले। सूहो ने माना कि इसमें थोड़ी सी सच्चाई है, लेकिन पूरी नहीं है। वो ये फेम, पैसे या वैल्यू के लिए नहीं बल्कि अपने असली गोल के लिए चाह रहा था। वो सिविल सर्वेंट बनना चाहता था। जिन्वी हैरान रह गया। क्या सूहो का मतलब हंटर एसोसिएशन ज्वाइन करना था? फेम के पीछे भागकर पब्लिक ऑफिसर बनने का आइडिया उसे अब्सर्ड लगा, लेकिन सूहो सीरियस था। वो हंटर एसोसिएशन का हिस्सा बनकर फील्ड में काम करना चाहता था। इस बात ने जिन्वी को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सूहो कोई और रिच किड है जो हंटर का काम साइड क्वेस्ट की तरह ट्रीट कर रहा है? सूहो ने रिवील किया कि वो गेट ऑफन है और उसका पास्ट ही उसे पब्लिक सर्विस की तरफ खींचता है। वही उसकी जिंदगी का पर्पस बना, गेट्स कॉन्कर करना। जिन्वी अपने लैपटॉप पर नजर डालते हुए सोचता है कि क्या सूहो सच में सीरियस है। आजकल इतने अजीब लोग सामने आ रहे थे कि फर्क करना मुश्किल हो गया था। आखिरकार उसने डिसाइड किया कि शायद इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसने सूहो के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्नॉलेज किया और ऑफर रिजेक्ट कर दिया। वो अपनी स्टोरीज खुद चूज करना चाहता था। फिर भी सूहो ने हार नहीं मानी। उसने एक बेट सजेस्ट की। क्यूरियस होकर जिन्वी ने पूछा, कैसी बेट? सूहो ने कहा कि वो अपने आप को एक हंटर के तौर पर प्रूव करके जिन्वी का ट्रस्ट जीतेगा। उसने अनाउंस किया कि वो टावर ऑफ चैलेंज को अकेले क्लियर करेगा, आज ही। ये सुनकर जिन्वी पूरी तरह से स्टन हो गया। वो टावर इनफेमस था। उसे फुल पार्टी के साथ क्लियर करना भी लगभग इम्पॉसिबल माना जाता था। सोलो करना तो सीधा पागलपन था, लेकिन सूहो कॉन्फिडेंट था। अगर वो ये कर दिखाता है तो ये जिन्वी को कन्विंस करने के लिए काफी होगा। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो वो चाहता है कि जिन्वी उसका पर्सनल और एक्सक्लूसिव रिपोर्टर बने। सूहो को अपनी पिछली जिंदगी का जिन्वी याद आ गई। पीबीएस का एक टॉप टियर ब्रॉडकास्टर, अपनी प्राइड और एलीट बैकग्राउंड के लिए फेमस। ऐसा जर्नलिस्ट जो कभी किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता था। फिर भी सूहो की पिछली जिंदगी में दोनों ने कई बार साथ काम किया था, जिन्वी की शार्प रिपोर्टिंग और पब्लिक ओपिनियन पर उसके रेयर इन्फ्लुएंस की वजह से। लेकिन वही ब्रिलियंस उसे दूसरों के लिए खतरनाक ही बना देती थी, एक कांटे की तरह, हमेशा किसी न किसी के रास्ते में। आखिरकार जिन्वी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस गया। उसे अर्ली रिटायरमेंट लेने पर मजबूर किया गया और धीरे धीरे वो सीन से ही गायब हो गया। इस बार सूहो ने चुपचाप कसम खाई कि वो इस फेट को होने नहीं देगा। कॉल के दौरान सूहो ने अपनी प्रपोजल रखी। अगर वो टावर ऑफ चैलेंज को अकेला कॉन्कर कर लेता है तो जिन्वी को उसका पर्सनल रिपोर्टर बनना होगा। हैरान होने के बावजूद जिन्वी मान गया। अगर सूहो सच में ही ये कर दिखाता है तो जिन्वी ने वादा किया कि वो जर्नलिस्ट के तौर पर अपना सब कुछ उसके सपोर्ट में लगा देगा। कॉल सूहो के कॉन्फिडेंट वर्ड्स के साथ खत्म हुई। अब शुरू करने का टाइम आ गया है।
कॉल के बाद जिन्वी इरिटेट हो गया। उसे लगा सूहो सच में उसका दिमाग खराब कर रहा है। वो बार बार उसकी सडन और अजीब रिक्वेस्ट के बारे में सोचता रहा, समझने की कोशिश करता रहा कि ये आइडिया आया कहां से। क्लियरली अनॉयड होने के बावजूद वो इस आइडिया से पूरी तरह नफरत भी नहीं कर पा रहा था। प्रपोजल में कुछ जेन्युइन सा लग रहा था और सूहो स्कैमर टाइप का बंदा नहीं लगता था। फ्रस्ट्रेशन और क्यूरियोसिटी के बीच फंसा हुआ जिन्वी खुद से ही बोल पड़ा कि शायद वो ही पागल हो रहा है। आखिरकार उसने इसे एक हार्मलेस गैम्बल मान लिया। अगर सच निकला तो बढ़िया, वरना कोई बड़ी बात नहीं। सीन टावर ऑफ चैलेंज पर शिफ्ट होता है। सूहो एंट्रेंस पर खड़ा अपना हंटर लाइसेंस गेटकीपर को दिखाता है। आदमी नोटिस करता है कि सूहो अकेला आया है और उसे वॉर्न करता है। सोलो एंट्री अलाउड है, लेकिन काफी रिस्की। लाइसेंस नंबर देखकर उसे लगता है कि सूहो ने अभी अभी टेस्ट पास किया होगा। गेटकीपर सजेस्ट करता है कि टीम के साथ जाए, क्योंकि लोअर फ्लोर्स पर भी इंजरीज या वर्स हो जाता है। लेकिन सूहो इंसिस्ट करता है कि वो अकेला ही जाएगा। उसकी चॉइस रिस्पेक्ट करते हुए आदमी उसे 70,000 एंट्री फी के बारे में बताता है और कहता है कि इनवॉइस मिलते ही पेमेंट कर देना। सूहो नॉट करता है और थैंक्स कहता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, गेटकीपर पीछे से चिल्लाता है कि सावधान रहें और अगर ज्यादा डेंजर लगे तो रिट्रीट कर जाए। सूहो बस सर हिलाता है और अंदर चला जाता है। चलते हुए सूहो टावर ऑफ चैलेंज के बारे में सोचता है। ये वाइडली नोन है कि ये लेवल 20 से नीचे के प्लेयर्स के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड है। ये एक पब्लिक गेट है, गवर्नमेंट मेंटेन करती है ताकि प्लेयर्स यहां आकर स्ट्रांग बन सके। अब जब उसका लेवल रीसेट हो चुका है तो फ्रेश स्टार्ट के लिए इससे बेहतर जगह कोई नहीं। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है और अंदर कदम रखता है, सिस्टम तुरंत उसकी एंट्री अनाउंस करता है। उसे बताया जाता है कि वो कभी भी गिव अप कर सकता है और जैसे ही वो विड्रॉल डिक्लेयर करेगा, तुरंत एंट्रेंस पर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। सूहो अपनी स्वॉर्ड समन करता है और उसी पल सिस्टम फर्स्ट फ्लोर चैलेंज स्टार्ट कर देता है। एक स्लाइम मॉन्स्टर अपीयर होता है और अटैक करता है। फाइट के दौरान सूहो नोटिस करता है कि मॉन्स्टर का साइज बड़ा है और स्पीड सरप्राइजिंगली ज्यादा है, जो उसे एक पल के लिए ऑफ गार्ड कर देता है। लेवल 1 क्रीचर होने के बावजूद, जिसमें लगभग कोई अटैक पावर नहीं है, उसकी मूवमेंट्स अनोइंग है और अगर उसमें फंस गया तो स्पीड स्लो हो सकती है। जल्दी खत्म करने के लिए सूहो अपनी स्वॉर्ड स्लाइम के कोर में घुसा देता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तब उसे एक बात समझ आती है, ये स्लाइम मल्टीप्लाई कर सकता है। ये इरिटेटिंग ट्रेट ये है कि जब इसका कोर स्प्लिट होता है तो ये कई छोटे वर्जन्स में रीजनरेट हो जाता है। भले ही डिवाइड होने की लिमिट होती है, फिर भी ये थ्रेड बना रहता है। ये रीजनरेटिव एबिलिटी ही एक वजह है कि ज्यादातर प्लेयर्स टावर में पार्टी बनाकर आते हैं। यहां लगभग हर फ्लोर पर मॉन्स्टर्स ग्रुप में आते हैं। टाइम वेस्ट किए बिना सूहो मल्टीप्लाइंग स्लाइम्स को वाइप आउट करना शुरू कर देता है। वो हवा में उछलता है, मिड जंप एक को स्टैप करता है, फिर अपनी स्वॉर्ड फेंककर दूसरे को गिरा देता है। गिरते हुए एक स्लाइम अपनी टेंटिकल से उस पर अटैक करता है। सूहो उसे मिड एयर पकड़ लेता है, हार्ड फॉल से बच जाता है और उस ग्रिप का यूज करके खुद को ऊपर कैटापुल्ट करता है। क्लीन और प्रिसाइज स्ट्राइक्स के साथ वो टेंटिकल्स को काट देता है और बाकी एनिमीज को भी क्लियर कर देता है। सिस्टम नोटिफाई करता है कि फर्स्ट फ्लोर कॉन्कर हो चुका है और पूछता है क्या वो आगे बढ़ना चाहता है। सूहो ऊपर देखता है, आंखों में रिजॉल्व के साथ। अभी 48 फ्लोर्स बाकी हैं, टाइम वेस्ट करने का सवाल ही नहीं। सिस्टम सेकंड फ्लोर चैलेंज स्टार्ट कर देता है। सूहो टावर ऑफ चैलेंज के बारे में याद करता है। अपनी पिछली जिंदगी में हाईएस्ट ऑफिशियल रिकॉर्ड 48th फ्लोर तक का था। प्रेजेंट में रिकॉर्ड सिर्फ 29th फ्लोर तक ही पहुंच पाया था। दोनों ही पार्टी प्ले के थ्रू अचीव किए गए थे। नॉर्मली चैलेंजर्स ग्रुप में एंट्री करते हैं और पार्टी मेंबर्स की संख्या से डिफिकल्टी डिसाइड होती है। जितने ज्यादा लोग उतना कम एक्सपीरियंस पर पर्सन, लेकिन सेफ्टी ज्यादा होती है। टॉप रिकॉर्ड्स एम करने वाले हंटर्स यूजुअली लेवल 20 मेंबर्स के साथ पार्टीज बनाते हैं। इन सब सोचों के बीच सूहो 18th फ्लोर क्लियर करता है और ऊपर की तरफ देखता है। उसे एहसास होता है कि उसे ट्रेडिशनल तरीके फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। बिना हेजिटेशन वो 19th फ्लोर का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। इस फ्लोर पर पहले जैसे मल्टीपल एनिमीज नहीं थे, यहां सिर्फ एक ही पावरफुल मॉन्स्टर था। एक तरफ से वो ज्यादा स्ट्रांग था, लेकिन दूसरी तरफ अकेला हरा देना ही स्टेज क्लियर करने के लिए काफी होता था। मॉन्स्टर अपीयर होते ही सूहो सीधा चार्ज करता है और एक ही स्वॉर्ड स्ट्राइक में उसे डिफीट कर देता है। सिस्टम 19th फ्लोर क्लियर होने का अनाउंस करता है और 20th फ्लोर पर बढ़ने का ऑप्शन देता है। इस बार सूहो रुकने का फैसला करता है और मॉन्स्टर की बॉडी को चेक करता है। उसे कुछ अजीब नोटिस होता है। बाकी मॉन्स्टर्स की तरह ये तुरंत वैनिश नहीं होता। इसके पीछे एक रेड गेट छूट जाता है। ये टावर का क्लियर हिंट था कि यहां कुछ और भी छुपा है। सूहो रिमेन से एक आइटम उठाता है और उसे समझ आ जाता है कि इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस है, भले ही ये अकेला यूज ना हो सके। मैजिक डिटेक्शन यूज करके वो रेड गेट से लिंक्ड एक हिडन स्पेस ढूंढ लेता है। ये हिडन एरिया फोर्ट्रेस किंग जांग प्योंग का सब स्पेस फोर्ट्रेस निकलता है। ये सब स्पेस यूनिक था
क्योंकि आइटम से बने दूसरे सबस्पेस किस के मुकाबले इसमें लिविंग बींग्स फ्रीली एंटर और एग्जिट कर सकते थे। अंदर जाते ही सूहो को एक केव जैसे स्पेस में पाता है। एक ग्लोइंग ऑब्जेक्ट अपीयर होता है और सिस्टम बताता है कि फोर्ट्रेस का प्रीवियस ओनर मर चुका है। सूहो से पूछा जाता है क्या वो ओनरशिप लेना चाहता है। वो एक्सेप्ट करता है और ग्लोइंग ऑब्जेक्ट को पकड़ लेता है, जो धीरे धीरे उसकी बॉडी के साथ फ्यूज होने लगता है। सिस्टम कंफर्म करता है कि सूहो अब सब स्पेस फोर्ट्रेस का नया मास्टर है। अब ये सिर्फ एक आइटम नहीं रहा, बल्कि परमानेंटली उससे बाइंड हो चुकी एक स्किल बन चुकी है। सिस्टम ये भी बताता है कि फोर्ट्रेस का अपीयरेंस सूहो की मैजिक पावर के हिसाब से चेंज होता रहेगा। स्पेस हिलने लगता है। जो पहले एक केव थी वो धीरे धीरे एक फुली फर्निश्ड रूम में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सूहो इंप्रेस हो जाता है। ये स्पेस उसकी सोच से कहीं ज्यादा एडवांस थी। जैसे जैसे उसकी मैजिक बढ़ेगी, स्पेस भी एक्सपैंड होती रहेगी और उसकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से अडेप्ट होती रहेगी। उसे सुकून मिलता है ये सोचकर कि उसने जांग प्योंग हो को इस पावर पर हाथ रखने से रोक लिया। वो आदमी पहले इस फोर्ट्रेस का यूज ड्रग्स, स्टोलन आर्टिफैक्ट्स और किडनैप्ड लोगों तक को छिपाने रखने के लिए करता था। उन स्लीपलेस नाइट्स की याद सूहो के दिल में गहन भर देती है। लेकिन अब फोर्ट्रेस उसके हाथ में है और वो जानता है कि ऐसी डार्कनेस दोबारा कभी नहीं होगी। फोर्ट्रेस किंग के राइज को रोककर और एक पावरफुल पर्सनल बेस हासिल करके सूहो महसूस करता है कि उसने एक मैसिव विन स्कोर किया है। नए रिजॉल्व के साथ वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाता है। उधर जिनवी अपना फोन स्क्रॉल करता हुआ एक आर्टिकल पढ़ रहा था इंटरेस्ट के साथ। वो नोटिस करता है कि काफी स्टूडेंट्स लेटली नेक्सस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सूहो ने पहले ग्रेट हंटर एसोसिएशन ज्वाइन करने की बात की थी, लेकिन ये एक्सक्लूसिव मीडिया कवरेज दिखाता था कि नेक्सस काफी कॉन्फिडेंट है कि आखिरकार सूहो उनके पास ही आएगा। जिनवी अनश्योर महसूस करता है, सिर्फ टाइम ही बताएगा। फिर भी वो ये सोचना बंद नहीं कर पा रहा था कि सूहो अब तक कितने फ्लोर्स क्लियर कर चुका होगा। तभी सिस्टम अलर्ट पॉप होता है। 30th फ्लोर कॉन्कर्ड। टावर ऑफ चैलेंज का रिकॉर्ड टूट चुका था और कोई 31st फ्लोर पर बढ़ रहा था। पास खड़ी भीड़ बिल्कुल शांत हो जाती है। फुसफुसाहट फैलती है। क्या ये नया रिकॉर्ड है, टीम रेड है या कुछ और भी ज्यादा क्रेजी? उनका शौक और गहरा हो जाता है जब सिस्टम तुरंत अनाउंस करता है कि 31st फ्लोर भी क्लियर हो चुका है। सिर्फ कुछ ही पलों में जिनवी फ्रीज हो जाता है। अगर ये सच में सूहो है तो उसने उसे पूरी तरह गलत जज किया था। अब तक सूहो की विंस को सूहो ने लक और थिएट्रिक्स का रिजल्ट माना था, लेकिन अगर ये इनसेन पेस रियल है तो सूहो एक ऐसा राइवल बनने वाला है जिसके साथ उसे काफी लंबी रेस में कंपीट करना होगा। हंटर एसोसिएशन के अंदर डायरेक्टर किम ये न्यूज सुनकर विजिबली हिल जाती हैं। वो तुरंत रिपोर्ट्स वेरीफाई करवाती हैं। सूहो सच में लाइव रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं। उसकी वैल्यू समझते ही वो डिसाइड करती हैं कि उन्हें एक ऐसा ऑफर देना होगा जो रिफ्यूज ना किया जा सके। वो अपनी टीम को ऑर्डर देती है कि प्रेसिडेंट और ऑफिस मैनेजर को अलर्ट करें और सीधा हेडक्वार्टर्स की तरफ निकले। इसी वक्त सिस्टम के थ्रू चुलमन भी ये सब देख रहा था। टावर ऑफ चैलेंज में सूहो की रैपिड राइज दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। अगर सूहो सच में एसोसिएशन ज्वाइन करना चाहता है तो ये वंस इन अ जनरेशन टैलेंट है। तभी चुलमन का फोन बजता है। कॉलर वाइस प्रेसिडेंट था। क्यूरियस होकर चुलमन कॉल उठा लेता है। वाइस प्रेसिडेंट पूछता है वो कहाँ है। जैसे ही उसे पता चलता है कि चुलमन पांगो के टावर के पास है, वो मौका लपक लेता है। वो चुलमन से कहता है कि सूहो को ले आओ। चुलमन खुश हो जाता है, सोचते हुए कि उसे रिक्रूटमेंट का चांस मिल गया है। लेकिन वीपी तुरंत उसका सपना तोड़ देता है। वो रिक्रूटमेंट नहीं चाहता, बस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के साथ सूहो की एक फोटो चाहिए। ये कहकर वीपी कॉल काट देता है। चुलमन स्टन्ड और बिटर रह जाता है। उसे लगता है कि ये पावर हंग्री एग्जीक्यूटिव्स ही वजह हैं कि पब्लिक एसोसिएशन को करप्ट और इनकॉम्पिटेंट मानता है। उसके हिसाब से सिर्फ हंटर्स को ही एसोसिएशन चलानी चाहिए। वो टावर की तरफ देखता रहता है, सोचता हुआ कि सूहो को अंदर आने के लिए कैसे कन्विंस करे। टावर के अंदर सूहो 48th फ्लोर क्लियर कर चुका था और रिकॉर्ड फिर से अपडेट हो गया था। थकान अब धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। लगातार आगे बढ़ते रहना उसे ड्रेन कर रहा था। वो सोचता ये पागलपन आखिर कब खत्म होगा। फिर भी जैसे ही उसने अपना स्टेटस विंडो खोला, उसका मूड अपलिफ्ट हो गया। लेवल 39 तक पहुंचना सच में एक रिवॉर्ड जैसा लग रहा था। हर फ्लोर क्लियर करने के मिलने वाले 5 बोनस स्टैट पॉइंट्स हर एक गिफ्ट जैसा फील हो रहा था। सिस्टम को अंदर बाहर जानना उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो खुद अपना गेम कैरेक्टर बिल्ड कर रहा हो, अपना सेकंड सेल्फ। और ऑनेस्टली ये काफी फन था। स्टैट सेट करने के बाद सूहो फाइनल चैलेंज के लिए प्रिपेयर करता है। 49th फ्लोर शुरू हो चुका था। उसके सामने एक ग्लोइंग क्रिस्टल अपीयर होता है और उसके अंदर से फाइनल बॉस निकलता है, टावर ड्रैगन, लेवल 49। वो उसे घूर कर देखता है और तुरंत समझ जाता है कि ये चीज कितनी ब्रोकन है। प्योर ब्लड ट्रेट्स के बिना भी सिर्फ ड्रैगन होना ही बड़ी बात है। सिर्फ पैदा होना ही उसे अब्सर्डली पावरफुल बना देता था। ये देखकर सूहो को खुद पर ही डाउट होने लगा कि क्या ये फ्लोर कभी बीट करने के लिए बना भी था या नहीं। लेकिन सूहो जानता था वो यहां क्यों आया है।
वो हेजिटेट करने वाला नहीं था। दांत भींचते हुए, हाथ में तलवार पकड़कर, वो पूरे रिजॉल्व के साथ फाइनल बॉस पर चार्ज कर गया, इसे यहीं खत्म करने के लिए रेडी। सूहो ड्रैगन के सामने बढ़ा, अटैक के लिए तैयार। जवाब में ड्रैगन ने भी अपना असॉल्ट लॉन्च कर दिया, जिससे बचने के लिए सूहो को हवा में जंप करना पड़ा। एयरबॉर्न होते ही उसने एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस की। इतने इनॉर्मस साइज के बावजूद ड्रैगन शॉकिंगली फास्ट था। अचानक उसके क्लॉज से एक डार्क ऑरा लीक हुआ, जिससे एक पावरफुल पुलिंग फोर्स बनी और सूहो सीधा उसके जबड़ों की तरफ खींचने लगा। जस्ट उससे पहले कि वो अंदर जाता, सूहो ने ड्रैगन के मुंह को पकड़ लिया, खुद को उसके सर के ऊपर खींच लिया और पूरी ताकत से अपनी स्वॉर्ड नीचे घुसा दी। ड्रैगन गुस्से से दहाड़ उठा और अपना सर इतनी जोर से झटका कि सूहो हवा में उछलकर दूर जा गिरा। उसे रिट्रीट करना पड़ा। सांस संभालते हुए सूहो को एक डिस्टर्बिंग बात समझ आई। उसका सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक भी ड्रैगन को जरा सी भी स्क्रैच नहीं दे पाया था। वो बस उस मॉन्स्टर को इरिटेट कर पाया था। ड्रैगन ने फिर जमीन पर भयंकर फोर्स के साथ स्लैम मारा, जिससे फ्लोर में गहरी दरारें पड़ गईं। सूहो एक बड़े पत्थर के पीछे झुक गया, अपने हाई स्टैट्स के लिए मन ही मन शुक्र करता हुआ। अगर वो स्टैट्स ना होते, शॉकवेव उसे तुरंत मार डालती। तब उसे क्लियरली समझ आ गया कि ड्रैगन का लेवल भले ही ज्यादा अनबिलीवेबल ना हो, लेकिन उसके नेचुरल ट्रेट्स ने उसके बॉडी को अब्सर्डली ड्यूरेबल बना दिया था। नॉर्मल अटैक्स का कोई फायदा नहीं था। उसे उसकी वीक पॉइंट रिवर्स स्केल टारगेट करनी होगी। क्योंकि ये ड्रैगन अभी लेवल 100 का नहीं था, इसलिए वो स्केल पूरी तरह छुपा नहीं पाया होगा। बॉडी स्कैन करते हुए सूहो ने टेल के पास उस वल्नरेबल पॉइंट को देख लिया। 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किए, वो चार्ज किया और अपनी पूरी ताकत से रॉक हार्ड स्केल पर स्ट्राइक मारा। ड्रैगन दर्द से चिल्लाया और सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। टावर ड्रैगन रेड स्टेट में एंटर कर चुका था, क्योंकि उसकी वीकनेस हिट हो चुकी थी। सूहो ने अपनी स्वॉर्ड को रिवर्स स्केल में गहरा घुसा छोड़ा। उसे पता था फाइट जल्दी खत्म नहीं होने वाली। इस बैटल को लंबा खींचना सिर्फ और ज्यादा डेंजरस होगा। उसने और ज्यादा पावर चैनल की और ब्लेड को और अंदर धकेल दिया। गुस्से में ड्रैगन ने अपनी फियर बेस्ड एबिलिटी अनलीश कर दी। सूहो का बॉडी फ्रीज हो गया और वो हेलुसिनेशन स्टेट में चला गया। सिस्टम ने कंफर्म किया कि वो फियर के इफेक्ट में आ चुका है। उसने खुद को क्योर करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने बताया कि इतना हाई लेवल फियर रिमूव नहीं हो सकता। ड्रैगन उसकी टेल से उसे क्रश करे उससे पहले ही सूहो ने अपने सब स्पेस का एंट्रेंस खोल लिया और वहां वैनिश हो गया। अंदर जाते ही उसने तुरंत प्यूरिफिकेशन पोशन पी ली। सिस्टम ने पोशन के इफेक्ट कंफर्म किए और हेलुसिनेशंस गायब हो गए। रिलीफ में उसे याद आया कि इस सब स्पेस में सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिन्हें वो अलाउ करे। ये पोशन उसने कैजुअली जनरल मार्केट से खरीदा था, बिना जाने के इतनी जल्दी काम आने वाला है। फाइट उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा इंटेंस थी। फियर स्टेटस एक बार रिमूव होने के बाद भी तुरंत रेजिस्टेंस नहीं मिलने वाली थी और क्योर स्पेल्स बिल्कुल यूजलेस थी। मतलब उसे बार बार सब स्पेस में रिट्रीट करना पड़ेगा और प्यूरिफिकेशन पोशंस पर डिपेंड करना पड़ेगा, जो क्लियरली सस्टेनेबल नहीं था। उसे एक और प्लान चाहिए था। इन्वेंट्री में सर्च करते हुए उसने एक पल के लिए मैड पल्वराइजेशन स्कॉलर को कॉल करने का सोचा। फैसला लेने से पहले ही सिस्टम ने नोटिफाई किया कि उसने एक बेसिक कॉम्बिनेशन फॉर्मूला सीख लिया है और एक कॉम्बिनेशन जार अपीयर हो गया है। इसकी इंपॉर्टेंस समझते हुए उसने जार में 3 अजीब आइटम्स डाल दिए: अननोन थीफ के सॉक्स, अननोन मिंस्ट्रल का इंस्ट्रूमेंट और अननोन क्लीनर की ब्रूम। जार फ्यूजन प्रोसेस में चला गया। सूहो जानता था कि एब्सोल्यूट फॉर्मूलाज पर बेस्ड कॉम्बिनेशंस हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। बहुत से सो कॉल्ड ट्रैश आइटम्स के अंदर हिडन वैल्यू होती है। प्रोसेस सक्सेसफुल रहा। एक रेयर ट्रेजर क्रिएट हो चुका था, द फर्स्ट मूमू, एक रिंग जो बेसिक लेवल फॉर्मूला से बनी थी। इसके साथ ही सूहो को फर्स्ट टाइम आइटम क्रिएट करने के लिए 10 बोनस स्टैट पॉइंट्स मिले। वो जानता था कि फर्स्ट टाइम आइटम्स आमतौर पर एस रैंक या उससे ऊपर के होते हैं, और ये एस प्लस थी क्योंकि ये ग्रोथ टाइप आइटम थी। उसने रिंग पहनी और सिस्टम ने तुरंत उसे बाइंड कर दिया। सूहो को याद आया कि अपनी पिछली जिंदगी में वो द फर्स्ट मूमू हासिल करने का मौका मिस कर गया था, क्योंकि मैड पल्वराइजेशन स्कॉलर ने पहले डिस्कवर करके रेसिपी पब्लिक कर दी थी। इस बार सूहो ने इसे अपना बना लिया था। एक्स्ट्रा स्टैट्स के साथ उसने अपना स्टैटस विंडो खोला और अपने मैजिक स्टैट में 4 पॉइंट्स डाल दिए, जिससे वो 100 तक पहुंच गया। सिस्टम ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया। उसका मैजिक स्टैट रेड हो गया था, जो उसने लेवल 50 से पहले कभी अचीव नहीं किया था। पहले उसे लगता था कि पर्पल स्टैट तक पहुंचना बहुत दूर की बात है, लेकिन अब वो कंप्लीटली अचीवेबल लग रहा था। पर्पल के लिए 700 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अभी भी लंबा सफर था, लेकिन उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो वहां तक पहुंच जाएगा। स्टैट एलोकेशन के बाद सूहो ने अपनी पुरानी फेमिलियर स्पीयर समन की
और उसमें मैजिक इन्फ्यूज करना शुरू किया। वेपन ने इनक्रेडिबल स्पीड से पावर अब्सॉर्ब की। जैसे ही रिक्वायर्ड अमाउंट पूरा हुआ, सिस्टम ने सक्सेसफुल अवेकनिंग एक्नॉलेज कर दी। स्पीयर ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। अब ये शैडो स्पीयर थी। राउंड 2 शुरू होने वाला था। सिस्टम ने वेपन के ओरिजिन्स रिवील किए। ये शैडो लॉर्ड के ट्रेजर्स में से एक थी, जो एक शैडो बीस्ट के बोन्स से फौज की गई थी, और इसने सूहो को अपना फर्स्ट अवेकनर माना था। अब स्पीयर उसकी शैडो से समन हो सकती थी और मैजिक और शैडो एनर्जी से रीजनरेट होती थी। सूहो ने तुरंत इस वेपन की वैल्यू समझ ली। जैसे जैंग प्योंग के पास सब स्पेस फोर्ट्रेस था, वैसे ही शैडो लॉर्ड, एक मोनार्क लेवल बीइंग, ने इस स्पीयर को वील्ड किया था। अगर वो एंटिटी गेट के अंदर एग्जिस्ट करती तो सूहो अब उसकी सिग्नेचर वेपन पकड़े खड़ा था। उसे रिलीफ मिला कि ये चीज किसी डेंजरस इंसान के हाथ लगने से पहले ही उसने सिक्योर कर ली थी। टेस्ट करने का टाइम आ गया था। उसने स्पीयर दोबारा समन की और उसकी कन्वीनियंस अप्रिशिएट की। क्योंकि वो सबस्पेस के अंदर से अटैक नहीं कर सकता था, इसलिए प्लान ये था कि ड्रैगन के सोते हुए रिवर्स स्केल पर स्ट्राइक करे। सूहो सबस्पेस से बाहर आया और एक रॉकी लेज पर चढ़ गया जो ड्रैगन के ऊपर थी। शैडो स्पीयर को उठाकर उसने सीधा ड्रैगन की टेल में घुसे हुए स्टोन पर थ्रो कर दिया। स्पीयर अंदर तक घुस गई और ड्रैगन दर्द से तड़प उठा। सूहो नीचे जंप करता है और सिस्टम अनाउंस करता है कि ड्रैगन फिर से रेज स्टेट में एंटर कर चुका है। ड्रैगन फियर अनलीश होता है, लेकिन सूहो तुरंत वापस सबस्पेस में रिट्रीट कर जाता है, सारे स्टेटस इफेक्ट्स अवॉइड करते हुए। ये हिट एंड रन टैक्टिक्स चलते रहते हैं। सूहो बार बार स्ट्राइक करता है और हर बार रिट्रीट करता है। प्रोसेस एक्सपेक्टेड से लंबा चला, लेकिन धीरे धीरे रिवर्स स्केल की ड्यूरेबिलिटी 10% से नीचे आ गई। ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, लेकिन ड्रैगन को प्रोटेक्ट करने के लायक नहीं रही। अब स्टेल्थ काम नहीं आने वाली थी। सूहो ने सटलिटी छोड़ दी और फुल असॉल्ट कर चला गया। फोर्ट्रेस से निकलकर वो हवा में लॉन्च हुआ और शैडो स्पीयर को सीधा ड्रैगन की आंख में घुसा दिया। इंपैक्ट से पूरा एरिया कांप गया। सूहो दूर जा गिरा, लेकिन एनरेज्ड ड्रैगन रुकने वाला नहीं था। जैसे ही वो उसे ढूंढने लगा, सूहो ने मौका देखा और पीछे से घूमकर टेल की तरफ रश किया। ड्रैगन ने फिर ड्रैगन फियर यूज किया, लेकिन सूहो ने पहले ही स्टोन तोड़ दिया। सिस्टम ने कंफर्म कर दिया, रिवर्स स्केल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और ड्रैगन की पावर तेजी से ड्रेन होने लगी। सूहो ने एक प्यूरिफिकेशन पोशन पी ली और फिनिशिंग ब्लो की हवा में उछल गया। एक क्लीन स्लैश से उसने ड्रैगन का गला काट दिया। ड्रैगन गिर पड़ा। बैटल फाइनली खत्म हो चुकी थी। सिस्टम ने अनाउंस किया कि सूहो ने 49th फ्लोर क्लियर कर लिया है और टावर ऑफ चैलेंज का नया रिकॉर्ड सेट हो चुका है। उसे 10 बोनस स्टैट पॉइंट्स मिले और रिवॉर्ड्स आते चले गए। जमीन पर लेटे हुए वो इस अचीवमेंट को प्रोसेस करता है। उसने पूरा टावर कॉन्कर कर लिया था, जो ना उसकी पिछली जिंदगी में हुआ था, न इस वाली में कभी। लेवल 40 पर पहुंचने पर उसे एक नया स्किल मिला, हीलिंग स्पिरिट, एक एरिया ऑफ इफेक्ट हीलिंग एबिलिटी, जो मास्टर होने पर पूरा बैटलफील्ड कवर कर सकती थी। इवैल्यूएशन अभी खत्म नहीं हुई थी। सिस्टम ने उसके फीट की डिफिकल्टी को देखते हुए उसे ड्रैगन ब्लड रिवॉर्ड किया। सूहो शॉक हो गया। ये तो योमा, मॉन्स्टर प्लेयर की सिग्नेचर पावर थी। तो यहीं से योमा ने ड्रैगन माउंटेन्स में ये पावर हासिल की थी। सिस्टम ने एक्सप्लेन किया कि ड्रैगन ब्लड इनहेरिट करने से यूजर को ड्रैगन की पावर मिलती है, जो इस बात पर डिपेंड करती है कि वो खुद को कितना पुश करता है। सूहो शैडो स्पीयर दोबारा समन करे उससे पहले ही सिस्टम ने अलर्ट किया। वेपन टावर ड्रैगन की शैडो के साथ रिएक्ट कर रहा था। उसने पूरी शैडो एब्जॉर्ब कर ली और फिर से ट्रांसफॉर्म हो गया। शैडो स्पीयर प्लस एक हिडन फंक्शन, शैडो डिवावर, जो ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन में लिस्टेड भी नहीं था, अब और ज्यादा पावरफुल हो चुका था। वेपन की कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा अवेकन हो गया था। सूहो ने अपडेटेड स्टैट्स चेक किए और स्टन रह गया। शैडो बाइंडिंग और शैडो रीजनरेशन दोनों ए रैंक से एस रैंक पर पहुंच गए थे। अब शैडो बाइंडिंग टारगेट की शैडो को खींचकर इमोबिलाइज कर सकता था और शैडो फैंग्स शैडो को फाड़कर कंटिन्यूअस ब्लीड डैमेज देते थे। ग्रोथ टाइप वेपन्स सच में नॉर्मल इक्विपमेंट से कहीं आगे थे। सैटिस्फाइड होके सूहो निकलने ही वाला था कि जमीन पर पड़ी एक चीज पर उसकी नजर पड़ी, एक मैसिव फैंग। सिस्टम ने आइडेंटिफाई किया कि ये माइटी ड्रैगन फैंग है, जो एक इनक्योरेबल डीबफ लगाता है, जो सारी रिकवरी को नलिफाई कर देता है। सूहो फिर से शॉक हो गया। उसने एक ड्रैगन बाई प्रोडक्ट हासिल कर लिया था, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। इससे कंफर्म हो गया कि टावर ड्रैगन एक प्योर ब्लड ड्रैगन था, जो नेचुरली मटेरियल्स ड्रॉप करता है। ये पूरी बैटल एक जैकपॉट थी। सब कुछ कलेक्ट करने के बाद सूहो फाइनली मुड़कर जाने लगा, पूरे यकीन के साथ कि रिपोर्टर जिन वी बाहर उसका इंतजार कर रहा होगा।